गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? एक ही दिन में दूसरी बार मिल रहे हैं हम लोग। राधे राधे। चलिए ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 यानी कि हमारा कंप्रेशन मेंबर। ठीक है। बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे, रात है, सब लोग आराम से सोइएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का फोकस रखेंगे, एकदम फोकस होकर बस आराम से कहानी की तरह सुनते जाइएगा। ठीक है। जहाँ दिक्कत आए बताइएगा, ताकि हम लोग सेशन को छोटा रखें, सारी चीज़ें कवर भी हो जाएं और कोई समस्या भी ना आए। कंप्रेशन मेंबर की बात करें तो कंप्रेशन मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं जिनके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कंप्रेशन मेंबर है, तो हम इस तरीके से इसके ऊपर ऊपर और इस तरीके से नीचे से हम क्या करें, इसके ऊपर एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं। तो जब कभी भी हम किसी मेंबर को कंप्रेशन मेंबर कहते हैं तो इनडायरेक्टली हम बता रहे हैं कि इसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, सीधी भाषा में। आइडियल कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? तो आइडियल कंप्रेशन मेंबर के वह रूप होते हैं जिसमें मेंबर आपका एकदम सीधा होता है, परफेक्टली स्ट्रेट होता है, उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, किसी तरह का कोई इम्परफेक्शन नहीं होता है। जितने भी लोड लग रहे हैं वह उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर पास हो रहे हैं। ठीक है। देखिए, एक आइडियल कंप्रेशन मेंबर ऐसा मेंबर होता है जो कि परफेक्टली स्ट्रेट होता है, इसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं होता है। जो भी फोर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करते हैं। तो एक आइडियल कंप्रेशन मेंबर एक ऐसा मेंबर होता है जो कि परफेक्टली स्ट्रेट है। परफेक्टली स्ट्रेट होने के साथ इसके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है वो एकदम इसके एक्सिस से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है। और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि इसमें किसी तरह का इम्परफेक्शन नहीं होता, यानी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं होता है। बट हम जानते हैं प्रैक्टिकली आइडियल जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बस पढ़ने लिखने के लिए चीज अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली हमको देखने को कभी भी ये मिलता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो उनकी लंबाई और उनके स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर हम कंप्रेशन मेंबर को क्या करते हैं, हम कंप्रेशन मेंबर को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। ऐसे कंप्रेशन मेंबर जिनकी लंबाई काफी ज्यादा है और जिनका नेचर वर्टिकल है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कॉलम, स्टैचियन या पोस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। यानी कि ऐसे मेंबर जो कि हमारे वर्टिकल हैं, स्ट्रेट है एंड वर्टिकल हैं, हमेशा सीधे वर्टिकल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। ऑटोमेटिक मेरा पूरा बोर्ड चल रहा है, इतने मच्छर हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पहुंच गए? हाँ, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो हमारे मेंबर्स की लंबाई है, उनका अलाइनमेंट है, उनके आधार पे हम कंप्रेशन मेंबर को तीन प्रकार से बांट रहे हैं। पहला हमारा क्या है कि ऐसे कंप्रेशन मेंबर जो हमेशा वर्टिकल हैं, जैसे कि हमारा कॉलम, जैसे कि हमारा स्टैचियन, जैसे कि हमारा पोस्ट। इनका खास तौर पे प्रयोग बिल्डिंग में मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर से लोड को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। लगभग सबके घरों में कॉलम्स होते ही होते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सबके घरों में कॉलम्स होते ही होते हैं। स्ट्रट क्या होते हैं? तो उस स्ट्रट ऐसे कंप्रेशन मेंबर होते हैं जो वर्टिकल भी हो सकते हैं और जो इंक्लाइन भी हो सकते हैं। यानी स्ट्रट हमारे कंप्रेशन मेंबर का ऐसा रूप है जो वर्टिकल होने के साथ साथ इंक्लाइन भी हो सकते हैं। इसमें दो कैटेगरीज आती है, एक आती है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट, एक आती है डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट। मान लीजिए कि मैंने कोई स्ट्रट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्ट्रट बनाया है और वह दो से ज्यादा सपोर्ट से या दो से ज्यादा ज्वाइंट से होकर गुजर रहा है, तो ऐसे ज्वाइंट को, सॉरी ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट कहते हैं। फिर से, स्ट्रट क्या होते हैं? तो स्ट्रट कंप्रेशन मेंबर का एक ऐसा रूप होते हैं जिनका साइज छोटा होता है और जो वर्टिकल के साथ साथ इंक्लाइंड भी यूज किए जा सकते हैं। कुछ स्थिति में तो हॉरिजॉन्टल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इनको वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड मेंबर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रट जो कि दो या दो से अधिक ज्वाइंट से होकर पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, मतलब सिंपल भाषा में दो से ज्यादा ज्वाइंट से होकर पास करेंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट। लेकिन ऐसे स्ट्रट जो क्या है, जो कि आपका केवल दो ज्वाइंट्स के बीच में है, दो एंड्स के बीच में है, तो ऐसे स्ट्रट को हम लोग बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट। फिर से,
ऐसे कंप्रेशन मेंबर जो परफेक्टली स्ट्रेट होते हैं और जिनका प्रयोग हम लोग लोड को ट्रांसफर करने के लिए और ऊपर स्थित संरचनाओं को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कॉलम, स्टैचियन या पोस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये हमेशा वर्टिकल होते हैं। स्ट्रट साइज में छोटे होते हैं, ये वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों हो सकते हैं, और कुछ स्थितियों में तो यह हॉरिजॉन्टल भी देखने को मिलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट ऐसे स्ट्रट होते हैं जो कि दो से अधिक ज्वाइंट से होकर गुजरते हैं, जबकि हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट ऐसे स्ट्रट्स होते हैं जो कि केवल दो ही ज्वाइंट के बीच में स्थित होते हैं। फिर आता है हमारा बूम। बूम जानते क्या होता है? तो आपने देखा होगा क्रेन को, ठीक है, क्रेन को, ठीक है, क्रेन के द्वारा बड़े भारी भारी भागों को, बड़े भारी भारी पार्ट्स को, सामान को उठाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो जो क्रेन का कंप्रेशन मेंबर होता है, जो कि सभी तरह के कंप्रेसिव लोड को सह रहा होता है, उसे हम बूम कहते हैं। तो बूम से जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आता है कि बूम कहाँ पर लगा होता है या बूम किसका मेंबर होता है। तो बूम क्रेन में पाया जाने वाला कंप्रेशन मेंबर होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने डिफरेंट कंप्रेशन मेंबर्स को बांट दिया। हमें मेनली स्टडी किसको करना है? हमें मेनली स्टडी करना है कॉलम को, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग करें, या कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग करते समय हम किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो जब कभी भी हम कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, वह क्राइटेरिया होता है उसका स्टेबिलिटी। यानी कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो उसकी स्टेबिलिटी है। और जब कभी हम कंप्रेशन मेंबर में स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम बकलिंग की बात करते हैं। यानी कि कंप्रेशन मेंबर की जो डिजाइनिंग है बिना बकलिंग के स्टडी के पूरी नहीं की जा सकती। तो जब कभी भी हम कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी यानी उसका बकलिंग नेचर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा यहाँ पर ज्यादा फोकस किस पे होगा? हमारा ज्यादा फोकस यहाँ पे बकलिंग पे होगा। पहली चीज तो ये हो गई कि जब कभी भी आपको कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना है तो जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए वह है उस कंप्रेशन मेंबर की स्टेबिलिटी। और वो कैसे प्राप्त होगी या वो कैसे पता चलेगी? तो वह बकलिंग की स्टडी करके पता चलेगी। इसके अलावा आपने सोम और मैकेनिक्स से पढ़ा होगा कि तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और एक होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? आप कितना भी छेड़ दो वो वापस से घूम करके अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्या होता है? जिसमें जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो बार बार अपनी पोजीशन में वापस आएगा। ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जब तक छेड़ोगे नहीं वो स्थिर खड़ा रहेगा। और ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कि हल्का सा भी छेड़ा और ये अपनी पोजीशन को बहुत ही तेजी से लूज करेगा। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं और इन तीनों इक्विलिब्रियम में से सबसे ज्यादा जिसका यूज किया जाता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम एकदम कोशिश करते हैं कि भाई ये आए ही ना, ठीक। तो पहली चीज क्या आ गई? स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी चीज क्या आ गई? बकलिंग। तीसरा चीज आ गया हमारा इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम को प्रेफरेंस देते हैं। वो ना हो पा रहा है तो न्यूट्रल पे जाते हैं, और पूरा प्रयास रहता है कि हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी कंप्रेशन मेंबर में ना आने दें, क्योंकि हल्का सा भी उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। देन सबसे आखिरी आता है हमारा कि चूंकि हमने यहाँ भी पढ़ा कि कॉलम की स्टडी के लिए उसका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका अर्थ यह भी निकलता है कि कॉलम की स्टडी बकलिंग के बिना पूरी हो नहीं सकती। और बकलिंग का जो नेचर है वह कॉलम की लंबाई पर डिपेंड करता है, इसीलिए कॉलम के डिजाइन में उसका जो लेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग में उसके लेंथ का कुछ खास रोल नहीं था। तो ये चार ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग करते हैं। चलिए, इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद आता है कि अलग अलग कॉलम को हम यहाँ बांट रहे हैं किसके आधार पे? अलग अलग कॉलम को हम यहाँ बांट रहे हैं उनके स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 120 से क्या होता है? 120 से ज्यादा होता है। तो ऐसे कॉलम जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 120 या उससे ज्यादा होता है उनको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। और लॉन्ग कॉलम की स्ट्रेंथ काफी कम होती है, इतनी कम होती है कि वह इलास्टिक लिमिट से पहले ही फेल हो जाते हैं, वह प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले ही फेल हो जाते हैं, और हमेशा फेलियर होने के दौरान यह इलास्टिक बकलिंग प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है इलास्टिक बकलिंग? अभी आज ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी।
तो लॉन्ग कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 120 या उससे ज्यादा होता है। इतनी अधिक लंबाई होने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है, इतनी कम होती है कि यह प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले ही, इलास्टिक लिमिट से पहले ही क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। और फेलियर के दौरान यह कैसा फेलियर दिखाते हैं, या इलास्टिक बकलिंग जैसा फेलियर दिखाते हैं। ठीक है, इलास्टिक बकलिंग मतलब क्या, कि जब तक लोड लग रहा है वो इस तरीके से बकल हो रहे हैं, ठीक, जिसको हम लोग यूलर्स बकलिंग भी कहते हैं। फिर हमारा आता है इंटरमीडिएट कॉलम। इंटरमीडिएट कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 32 से 120 के बीच में होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 32 से 120 होता है। और इस तरह के कॉलम की ना लंबाई बहुत ज्यादा है, ना लंबाई बहुत कम है, यानी कि यह आपका शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम के बीच की कड़ी है। इसलिए इसमें थोड़ा सा क्रशिंग का नेचर आता है, तो थोड़ा सा आपका बकलिंग का, इलास्टिक बकलिंग का नेचर आता है। और ये जो दोनों मिल जाते हैं तो वहां जो फेलियर देखने को मिलता है वह इन इलास्टिक बकलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट कॉलम होते हैं उनका स्लेंडरनेस रेशियो 32 से 120 होता है। और ऐसे जो कॉलम होते हैं वह इन इलास्टिक बकलिंग में फेल होते हैं। और इस दौरान लगातार इनका जो हमारा फ्लेक्चर रिजिडिटी है यानी EI है वो बदलता रहता है। बदलता क्यों रहता है, क्योंकि इस दौरान बकलिंग के दौरान, फेलियर के दौरान उनका शेप लगातार बदलता है। फिर से सुनिएगा आराम से, क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि इंटरमीडिएट कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 32 से लेकर के 120 के बीच में होता है। ना इनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ना इनकी लंबाई बहुत कम है। इसलिए शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बीच की कड़ी होते हैं और इनका फेलियर भी इन दोनों का मिक्सचर होता है, अर्थात यह इन इलास्टिक बकलिंग में फेल होते हैं। और इस दौरान इनका EI मतलब फ्लेक्चर रिजिडिटी लगातार बदलता है, क्योंकि शेप बदलने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगातार बदलता है। तो I बदलेगा तो EI भी क्या होगा, बदलेगा। फिर सबसे आखिरी में आता है शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 32 से भी कम होता है। काफी कम लंबाई होने की वजह से यह क्रशिंग में फेल करते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन से कॉलम होते हैं जो कि क्रशिंग में फेल होते हैं। तो ऐसे कॉलम जिनकी लंबाई काफी कम होती है यानी शॉर्ट कॉलम होते हैं, यानी जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 32 से भी कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शॉर्ट कॉलम कहते हैं। हमेशा ये क्रशिंग में फेल होते हैं। अब देखिए, अब आता है हमारा इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ हमारा बकलिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि किसी कॉलम में लोड लगने पर उसका कितना हिस्सा बकल करेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे दो सपोर्ट हैं और दोनों सपोर्ट फिक्स्ड एंड है। अज्यूम कर लीजिए कि दोनों सपोर्ट क्या है, फिक्स्ड एंड है, और इस तरीके से उसकी लंबाई है। जब ऊपर से लोड आएगा, ठीक है, जब ऊपर से लोड आएगा तो इस लोड की वजह से इसमें बकलिंग देखने को मिलेगी। और कैसी बकलिंग मिलेगी, तो कुछ इस तरीके से यह क्या होगा, बकल करेगा। यानी यहां से बकलिंग शुरू हुई और यहां पर बकलिंग समाप्त हुई। टोटल लेंथ अगर L थी, एक्चुअल लेंथ अगर L थी, तो उसका कुछ हिस्सा बकल कर गया यानी मुड़ गया। और बकल करने की वजह से हुआ क्या, कि अब वह हिस्सा अनस्टेबल हो गया। जिस पॉइंट से बकलिंग शुरू होती है और जिस पॉइंट पर बकलिंग समाप्त होती है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। ठीक है, तो जिस पॉइंट से बकलिंग शुरू होती है और जिस पॉइंट पर बकलिंग समाप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन कहते हैं। और इस दौरान जितना आपके कॉलम की लंबाई बकल करती है उसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। यानी यहां से यहां तक जो लेंथ है वो क्या है, वह इफेक्टिव लेंथ है। और यह इफेक्टिव लेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है और उसके सपोर्ट कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की। जब किसी कॉलम के ऊपर लोड आता है तो कॉलम का कुछ हिस्सा, डिपेंड करता है कैसा सपोर्ट है, कुछ हिस्सा बकलिंग दिखाता है, लैटरल डिफॉर्मेशन दिखाता है, लैटरल डिफ्लेक्शन दिखाता है। जिन पॉइंट से शुरू होकर जिन पॉइंट पर यह बकलिंग समाप्त होती है उन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन कहते हैं। और इस दौरान जितनी लंबाई इस बकलिंग में पार्टिसिपेट करती है उसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और यह अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए अलग अलग होती है। और ये पूरे सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, केवल स्टील के नहीं बल्कि पूरे सिविल इंजीनियरिंग के। और अब एकदम आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे लगता है कि स्क्रीन पर उतना दिखेगा नहीं क्योंकि ये IAS कोड की टेबल और वैसे मैंने काट के यहाँ लगा दी है क्योंकि इसका डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल था। तो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आराम से सुनना, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं
कि हम कौन कौन से यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के वैल्यूज की बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ जो भी लिखा हुआ है यह है हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू, जो IS कोड कहता है कि डिजाइनिंग के लिए हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू यूज होना चाहिए। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस देने के लिए हम रिकमेंडेड वैल्यू का यूज करते हैं। यानी कि जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हाँ जूम करूंगा, अभी जूम करूंगा, ठीक है। जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के दौरान हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यूज का यूज करते हैं, और जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं वहां जाकर के, तो क्या हम यूज करते हैं, हम वहां पे रिकमेंडेड वैल्यूज का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यूज है, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपकी रिकमेंडेड वैल्यूज है, ठीक है। अब चलिए अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। जितना दिख रहा है उतने से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आप लोग के नोट्स में होगा ही, बाकी मैं इसको डिक्टेट करके समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऐसा कॉलम है जिसके दोनों एंड क्या है, जिसके दोनों एंड फिक्स हैं। जब किसी कॉलम के दोनों एंड फिक्स होते हैं तो ऐसे एक नेचर समझ लीजिएगा, इस नेचर को समझ लेंगे तो आसानी होगी। फिक्स्ड एंड का नेचर क्या होता है, फिक्स्ड एंड का नेचर ये होता है कि ना तो यह रोटेशन होने देगा, ना तो यह ट्रांसलेशन होने देगा। ट्रांसलेशन मतलब क्या, मूवमेंट, ठीक है। तो ना तो यह रोटेशन होने देगा, ना तो यह ट्रांसलेशन होने देगा। कौन, फिक्स्ड एंड। अगर हिंज एंड है तो वह ट्रांसलेशन तो नहीं होने देगा लेकिन रोटेशन होने देगा, ठीक है। तो जो हमारा फिक्स्ड एंड होता है, फिक्स्ड एंड ना तो हमारा रोटेशन होने देता है, ना तो हमारा ट्रांसलेशन होने देता है। हिंज एंड जो होता है, हिंज एंड में रोटेशन हो जाता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता है। इसी तरीके से एक आता है रोलर, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होता है, रोलर सपोर्ट पे ट्रांसलेशन हो जाता है लेकिन रोटेशन नहीं हो पाता है। तो इन्हीं तीनों को रख करके हमको स्टडी करनी है। तो हमारे सामने जो पहला केस है उसमें दोनों एंड क्या है, दोनों एंड हमारे फिक्स्ड एंड है, और जब दोनों एंड फिक्स्ड एंड होंगे तो दोनों एंड पर ना तो हमारा ट्रांसलेशन होगा ना ही हमारा रोटेशन होगा। तो इस समय जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी इफेक्टिव लेंथ की वो 0.5 L होगी, और जो रिकमेंडेड वैल्यू होगी वो 0.65 L होगी, ठीक है। जब हमारे दोनों एक एंड फिक्स है, देखिए ये वाला एंड क्या है, ये वाला एंड फिक्स है, और ये वाला एंड क्या है, ये वाला एंड हमारा हिंज है, ठीक है। देखिए हिंज का यहाँ पे साइन बना हुआ है, ये वाला एंड हमारा हिंज है, ठीक है। तो अगर एक एंड फिक्स हो और एक एंड हिंज हो तो उस केस में जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 0.7 L होगी, और जो हमारी क्या होता है रिकमेंडेड वैल्यू है वो 0.8 L होगी। अब इस केस में देखेंगे तो इस केस में हमारा क्या है, इस केस में हमारे दोनों एंड क्या हैं, दोनों एंड हमारे यहाँ पे हिंज हैं। जब दोनों एंड हमारे हिंज होंगे ऐसी सिचुएशन में हमारी जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो भी 1 L होगी, और जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो भी 1 into L होगी। यानी दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हम थोड़ा सा कंडीशन चेंज किए, अब क्या हुआ, अब हमारा एक एंड यहाँ पे फिक्स है और दूसरा एंड हमारा क्या है, रोलर है। ये किनारे मैंने लिख दिया है, ठीक है, आपके नोट्स में ये चीज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एंड हमारा फिक्स है और एक एंड हमारा रोलर है। तो जो एंड हमारा फिक्स है उस एंड पर हमारा ना तो रोटेशन होगा ना तो ट्रांसलेशन होगा, और जो हमारा रोलर है उस एंड पे हमारा रोटेशन तो नहीं होगा लेकिन ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 1 into L हो जाएगी, लेकिन जो हमारी रिकमेंडेड वैल्यू है वो हमारी 1.2 into L हो जाएगी, और ये इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। फिर हमारा एक कंडीशन बनता है कि मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा सपोर्ट बनाया जिसमें कि एक एंड तो हमारा क्या है, एक एंड हमारा फिक्स है, लेकिन जो हमारा दूसरा एंड है वह पार्शियल रिस्ट्रेंट है। पार्शियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया कि उसमें थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है, ज्यादा रोटेशन नहीं हो रहा है। जैसे स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग में क्या होगा, इतना रोटेट होगा और फिर वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं पार्शियल रिस्ट्रेंट, कि हम पूरा रोटेशन नहीं होने देंगे, हम केवल थोड़ा सा रोटेशन होने देंगे। जैसे साइकिल में स्टैंड होता है ना, आप साइकिल का स्टैंड लगाते हो तो इतना खुलता है लेकिन पूरा घूम नहीं जाता है, बस उतना ही खुलता है जितना उसकी स्प्रिंग उसको अलाउ कर रही है, ठीक है। तो एक एंड हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड है, यानी ना तो उस पर ट्रांसलेशन होगा ना तो रोटेशन होगा, और दूसरे एंड पे पार्शियल रोटेशन होगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं दी गई है, केवल रिकमेंडेड वैल्यू दी गई है जो कि होता है 1.5 into L। फिर हमारा क्या आता है, सर जी आरसीसी और स्टील का एक ही डेटा, हाँ सेम टू सेम डेटा है गोविंद, सेम टू सेम डेटा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है कि एक एंड हमारा हिंज है, देखिए यहाँ हिंज बना हुआ है, एक एंड हमारा हिंज है और दूसरा एंड हमारा रोलर है। तो जब एक एंड हिंज हो और दूसरा एंड हमारा रोलर हो तो वहां पे हमारा क्या होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू 2L हो जाएगी और रिकमेंडेड वैल्यू भी 2L हो जाएगी। और लास्ट केस क्या होता है कि जब हमारा एक एंड हमारा क्या हो, फिक्स हो, और दूसरा एंड हमारा क्या हो, फ्री हो,
तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारी क्रिटिकल वैल्यू 12 और हमारी रिकमेंडेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो सिंपल सी टेबल है, बस आपको ये याद रखना है कि सपोर्ट कंडीशंस कैसी हैं। अगर आपको सपोर्ट कंडीशंस याद है तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। बस आपको याद होना चाहिए कि किस सपोर्ट का क्या नेचर होता है। ठीक है सर जी, इफेक्टिवली हेल्ड समझा दीजिए। इफेक्टिवली हेल्ड मतलब कि वो अपनी पोजीशन पे पकड़ा हुआ है, वो वहां से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूरा भेजिएगा तो उस हिसाब से बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। और इफेक्टिवली हेल्ड अगर आप यहाँ वाली बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वह अगर कह रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, इसका मतलब कि पोजीशन पे स्थिर है, पोजीशन से हिल नहीं रहा है। इफेक्टिवली हेल्ड इन रोटेशन, इसका मतलब है कि रोटेशन में एकदम पकड़ा हुआ है, रोटेट होने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिवली हेल्ड का मतलब पूरी तरीके से पकड़े रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है स्लेंडरनेस रेशियो। आप सब जानते होंगे स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो जब कभी भी हम स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं तो यह एक पैमाना होता है जो कि बताता है कि किसी भी मेंबर की बकलिंग कैसी होगी। अगर स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा तो नेचर ऑफ बकलिंग भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कैसे निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एल ई अपॉन आर। एल ई अपॉन आर का मतलब क्या हो गया कि एल ई हमारा इफेक्टिव लेंथ है और आर हमारा है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन क्या होता है, इसको हिंदी में घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, जो कि होता है अंडर रूट में आई मिनिमम अपॉन ए। जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन तो क्या होता है, अंडर रूट में आई मिनिमम अपॉन ए, यानी अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि जिस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगी उस एक्सिस पर रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे कम होगी। जिस एक्सिस पर रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे कम होगी, चूंकि ये वृत्त समानुपाती है, तो उस एक्सिस पर स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज्यादा होगा, और जिस एक्सिस पर स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसी एक्सिस के अबाउट बकलिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, डोंट वरी। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो की हेल्प से हमको ये आइडिया लगता है कि कोई कॉलम में कितने बकलिंग होने की संभावना है। कैसे निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो को, ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू एल ई अपॉन आर, जहां एल ई क्या है इफेक्टिव लेंथ, आर क्या है घूर्णन त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में आई मिनिमम अपॉन ए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा रेडियस ऑफ गायरेशन उतना कम होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन जितना कम होगा स्लेंडरनेस रेशियो उतना ज्यादा होगा। स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होगा बकलिंग के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा माइनर प्रिंसिपल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर में माइनर प्रिंसिपल एक्सिस वह एक्सिस होता है जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां अगर सबसे कम है तो उसी की रेडियस ऑफ गायरेशन प्रॉब्लम करेगी, और उसी की वजह से हमारा स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा आएगा, और उसी की वजह से बकलिंग होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, हाँ एकदम सही। ठीक, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब याद होगा हमने आज शाम को इस बारे में स्टडी भी किया था। ठीक है, अलग अलग तरह के हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पढ़ा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। ये आपका IS 800 2007 का पूरा टेबल है जिसपे कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर दोनों के मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू दी गई है। हमें क्यों जानना चाहिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, हमें इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अगर हमको मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो पता होगा तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि किसी भी मेंबर की लंबाई इससे ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा लंबाई दे देंगे तो उसकी बकलिंग हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसीलिए हमेशा जब भी हम कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे उसकी लंबाई को कंट्रोल करते हैं, और लंबाई को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो का यूज़ करते हैं। अब उसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मेंबर्स की जिस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है डेड लोड और लाइव लोड की वजह से, तो ऐसे कंप्रेसिव मेंबर जिस पर डेड लोड और लाइव लोड लग रहा है वो ऐसे मेंबर्स के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो होगा 180। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे टेंशन मेंबर जिसमें विंड और अर्थक्वेक लोड को छोड़ करके बाकी किसी लोड की वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, जो कि आज शाम को पढ़ा भी था, तो उसके लिए हमारा कितना हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू 180। फिर आ रहा है क्या, ऐसे कंप्रेशन मेंबर जिसमें हमारा केवल विंड और अर्थक्वेक लोड का योगदान आ रहा है, तो ऐसे मेंबर के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। फिर क्या है, ऐसे कंप्रेशन फ्लेंज,
आपको पता होगा जब हम पढ़ाएंगे भी चैप्टर नंबर 8 स्टील बीम, तो बीम का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन फ्लेंज और नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं टेंशन फ्लेंज। तो ऐसे कंप्रेशन फ्लेंज जिसमें टॉर्शनल बकलिंग होने की संभावना है, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? 300। फिर से याद रखिएगा, जो आई सेक्शन की हम बीम बनाते हैं, आपने बीम पढ़ा होगा आरसीसी में, कि किसी भी बीम का ऊपरी जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का हिस्सा होता है उसमें कंप्रेशन पैदा होता है और नीचे के हिस्से में टेंशन पैदा होता है। इसी तरीके से किसी भी स्टील की भी बीम में जो ऊपर का फ्लेंज होता है उसे हम कंप्रेशन फ्लेंज कहते हैं, नीचे के फ्लेंज को हम टेंशन फ्लेंज कहते हैं। तो ऐसे कंप्रेशन फ्लेंज जिसमें टॉर्शनल बकलिंग होने की संभावना है, उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो कितना रखते हैं? 300 रखते हैं। फिर एक ऐसा टेंशन मेंबर जो टाई की तरह बिहेव कर रहा है और उसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आने के चांसेस हैं, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? 350 होती है। और ऐसे टेंशन मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती है? 400 होती है। तो ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा, काफ़ी सारा हमने शाम को डिस्कस भी किया था, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आपका डेड लोड और लाइव लोड की वजह से पैदा होने वाले कंप्रेसिव फोर्स की वजह से लैम्डा मैक्स है 180। ये आपके टेंसाइल मेंबर के अंदर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के बारे में बोल रहा है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को छोड़ करके 180। ये आपका ऐसे कंप्रेशन मेंबर के बारे में बात कर रहा है जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस केवल विंड और अर्थक्वेक लोड की वजह से आ रहा है, तो ये हो गया 250। ये ऐसे कंप्रेशन फ्लेंज के बारे में बात कर रहा है जिसमें लैटरल टॉर्शनल बकलिंग, याद होगा चैप्टर 1 में बताया था आपको, इस तरीके से मुड़ जाना, लैटरल टॉर्शनल बकलिंग होने की संभावना है, उसके लिए हो गया 300। ऐसे टाई मेंबर जो रूफ ट्रस में यूज किए जा रहे हैं और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा है उसमें, तो उसके लिए 350। और ऐसे टेंशन मेंबर जो कि हमेशा टेंशन में रहते हैं, उसके लिए 400। पूरा बता दिया फिर से अंकित? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? इस तरीके से हमारा हो गया यहाँ पर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, एक एक कंडीशन को आपको क्लियर कट ध्यान से सुनना है, और इससे क्वेश्चन भर भर किया है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा भी कि इससे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्या बात करते हैं? अगला हम लोग बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ बकलिंग की। ठीक है सर, थर्ड नंबर नहीं समझे? थर्ड नंबर क्या नहीं समझे? थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर का मतलब है कि ऐसे कंप्रेसिव मेंबर्स जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस केवल विंड और अर्थक्वेक लोड की वजह से आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम बाकी किसी फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की स्टडी कर रहे हैं। तो जिस भी कंप्रेशन मेंबर में विंड और अर्थक्वेक लोड की वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की स्टडी करनी होती है, तो वहां पे हमारा क्या आता है? 250 आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ बकलिंग की। सबसे पहले तो आप बकलिंग की दो कंडीशन जानिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी कॉलम की पूरा का पूरा हिस्सा बकलिंग में पार्टिसिपेट करता है, ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं जनरल बकलिंग। जब किसी कॉलम का पूरा हिस्सा बकलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो इसको बोलते हैं जनरल बकलिंग। कई बार ऐसा होता है कि कॉलम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बकल होता है, इसको बोलते हैं लोकल बकलिंग। कई बार ऐसा होता है कि पूरा कॉलम बकल ना करके उसका केवल छोटा सा हिस्सा बकल होता है, तो इसको बोलते हैं लोकल बकलिंग। जनरली डिजाइनिंग करते समय लोकल बकलिंग को इग्नोर करते हैं और केवल हम लोग जनरल बकलिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाँ, 1 और 2 में विंड और अर्थक्वेक लोड नहीं लेना है। ठीक है, 1 और 2 में नहीं लेना है, 3 में लेना है और 5 में लेना है। ठीक है, अब देखिए, तो बकलिंग की सबसे पहली कंडीशन हमने क्या समझ गई? सबसे पहले हमने बकलिंग की ये कंडीशन समझी कि बकलिंग में अगर पूरा का पूरा हमारा कॉलम पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसे बकलिंग को हम जनरल बकलिंग बोलेंगे, और अगर कॉलम का केवल एक छोटा सा हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल बकलिंग बोलेंगे। जनरली जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो लोकल बकलिंग को डिजाइनिंग का पार्ट नहीं माना जाता है, केवल हम लोग जनरल बकलिंग के डिजाइनिंग को कंसिडर करते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जब हम लोग जनरल बकलिंग के बारे में बात करें तो जनरल बकलिंग के केस में हमारा क्या हो जाता है? जनरल बकलिंग केस में हमारे पास 3 टाइप आता है। एक आता है हमारा फ्लेक्चर बकलिंग, जिसको हम लोग यूलर्स बकलिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है टॉर्शनल बकलिंग, और तीसरा होता है फ्लेक्चर टॉर्शनल बकलिंग। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात करते हैं जरा इन पे। क्या होता है फ्लेक्चर बकलिंग? तो फ्लेक्चर बकलिंग का मतलब होता है यूलर बकलिंग। यूलर बकलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे बकलिंग जिसमें इलास्टिक बिहेवियर प्रीडोमिनेट करता है। इसका मतलब लोड हटने पर वो क्या होगा? बकलिंग से वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए।
फ्लेक्चर बकलिंग क्या होता है? तो फ्लेक्चर बकलिंग को यूलर बकलिंग भी कहते हैं या इलास्टिक बकलिंग भी कहते हैं। इसमें इलास्टिक नेचर डोमिनेट करता है, अर्थात लोड हटने पे वापस से बकलिंग क्या होगी? रिकवर हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका जो बकलिंग आता है वो बेंडिंग की वजह से आता है। ठीक है, इसमें बेंडिंग का जो नेचर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इलास्टिसिटी की बात हो रही है, इतना हमने आरसीसी में पढ़ा भी होगा। तो जो हमारा फ्लेक्चर बकलिंग होता है उसमें हमारे फ्लेक्चर फोर्सेस यानी बेंडिंग डोमिनेट करता है। इसको हम इलास्टिक बकलिंग भी कहते हैं, यानी कि लोड हटने पे वापस से वो रिकवर हो जाएगा। यह किसी भी ऐसे मेंबर में देखने को मिल सकता है जिसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो काफ़ी कम है, यानी कि एंगल में भी आ सकता है, फ्लैट्स में भी आ सकता है, चैनल में भी आ सकता है, बीम में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। जिस किसी में भी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बहुत कम है, अर्थात स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे फ्लेक्चर बकलिंग देखने को मिल सकता है। तो फ्लेक्चर बकलिंग क्या होती है? फ्लेक्चर बकलिंग यानी इलास्टिक बकलिंग यानी यूलर्स बकलिंग, जिसमें इलास्टिक नेचर डोमिनेट करता है। इसमें बकलिंग आपका बेंडिंग की वजह से देखने को मिलता है, या किसी भी तरह के मेंबर में देखने को मिल सकता है, चाहे वो आई हो, टी हो, सी हो, कोई भी एंगल हो, उसमें देखने को मिल सकता है। और क्या ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि इसमें बकलिंग हमेशा उस एक्सिस के अबाउट होगी जिस एक्सिस पर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू सबसे कम होती है, अर्थात स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज्यादा होता है, अर्थात बकलिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर हमारा आता है टॉर्शनल बकलिंग। इस साल ये भी क्वेश्चन आया था ए में। क्या होता है टॉर्शनल बकलिंग? अगर हमारे पास कोई ऐसा मेंबर है जिसमें जो टॉर्शनल रिजिडिटी है वह उसके फ्लेक्चर रिजिडिटी से कम है, तो वह टॉर्शन की वजह से बकलिंग रिप्रेजेंट करता है। फिर से सुनना, अगर हमारे पास कोई ऐसा मेंबर है जिसकी टॉर्शनल रिजिडिटी उसके फ्लेक्चर रिजिडिटी से कम है, तो ऐसे कंडीशन में बेंडिंग ताकतवर हो जाता है, टॉर्शन कमजोर हो जाता है, और टॉर्शन की वजह से हमारा जो कॉलम है वो ट्विस्ट हो जाता है अलोंग दी लेंथ के डायरेक्शन में क्या होता है, वो ट्विस्ट हो जाता है। इस वजह से हमको बकलिंग देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है ये जनरली हमको ऐसे मेंबर में देखने को मिलती है। यह जनरली कहाँ लिखा है मैंने, चलिए, ये जनरली ऐसे, पता नहीं कहाँ लिखा है, ऐसे सुना दे रहा है। ये जनरली आपका जो डबल सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं, डबल सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। फिर से, जब कभी भी कोई कॉलम ऐसा होता है जिसमें कि जो फ्लेक्चर रिजिडिटी होती है वह टॉर्शनल रिजिडिटी से ज़्यादा होती है, तो टॉर्शन में कमजोर होने के कारण उसमें ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, और इसी ट्विस्टिंग की वजह से जो बकलिंग पैदा होती है उसे हम टॉर्शनल बकलिंग कहते हैं। ऐसा जनरली डबल सिमेट्रिकल सेक्शंस में देखने को मिलता है। ठीक है, और यह जो बकलिंग है इसकी स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है, तो जिसकी भी स्टडी करना मुश्किल होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि डिजाइनिंग में हम लोग कभी भी टॉर्शनल बकलिंग को पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं, इसको इग्नोर मारते हुए ही हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग में जनरली हम लोग फ्लेक्चर बकलिंग को ही शामिल रखते हैं। तो क्या क्या पॉइंट बता दिया, पहला कि फ्लेक्चर रिजिडिटी ज्यादा होगी, टॉर्शनल रिजिडिटी कम होगी, फेलियर ट्विस्टिंग की वजह से होगा, डबल एंगल सेक्शन में देखने को मिलेगा, डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसको हम शामिल डिजाइनिंग में नहीं करते हैं। और फिर हमारा तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्चर टॉर्शनल बकलिंग। फ्लेक्चर टॉर्शनल बकलिंग क्या है, तो यह फ्लेक्चर और टॉर्शन का मिला जुला रूप है, यानी कि इसमें जो बकलिंग होती है वह फ्लेक्चर और टॉर्शन दोनों की वजह से देखने को मिलती है। तो फ्लेक्चर टॉर्शनल बकलिंग का एक ऐसा रूप है जिसमें फ्लेक्चर यानी बेंडिंग और टॉर्शन यानी ट्विस्टिंग दोनों की दोनों डोमिनेट करते हैं, और इन दोनों के मिलने की वजह से आपका बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों एक साथ देखने को मिलता है। ऐसा जनरली उन सेक्शन में देखने को मिलता है जिसमें केवल एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है या फिर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आपने सोम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ी होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि आई सेक्शन है, तो इसको अगर मैं बीच में से इस तरीके से काट दूं तो दोनों तरफ सेम टू सेम मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे बीच में से काट दूं तो इसमें भी दोनों तरफ क्या होगा, सेम टू सेम दिखेगा। तो यह भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया और यह भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, यानी कि इसमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक, तो फ्लेक्चर टॉर्शनल बकलिंग क्या होता है, फ्लेक्चर टॉर्शनल बकलिंग का एक ऐसा रूप होता है जिसमें फ्लेक्चर और टॉर्शन दोनों मिल करके अपना योगदान दिखाते हैं। और इस वजह से होता क्या है, इस वजह से होता ये है कि यहाँ पे बेंडिंग भी देखने को मिलती है और यहाँ पे ट्विस्टिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, यह कहाँ देखने को मिलता है, यह आपको तब देखने को मिलता है
जब आपके पास कोई ऐसा सेक्शन हो जिसमें केवल एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा टी है, अब टी में क्या होगा, टी में केवल एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए कि हम अनइक्वल एंगल सेक्शन बना रहे हैं इस तरीके से, तो उसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यह बकलिंग की प्रॉब्लम तब देखने को मिलती है जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो एक हो या फिर एक भी ना हो, ठीक है। अगेन इसकी भी स्टडी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए इसको भी हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट नहीं बनाते हैं, ठीक। अब हमारा आता है क्या, यूलर्स लोड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लोड यानी पीसीआर, ठीक है। यूलर्स लोड क्या होता है, यूलर्स लोड या क्रिटिकल लोड क्या होता है, तो यह वह मैक्सिमम लोड होता है जिस तक हमारा जो कॉलम है वो बकल नहीं करता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यह वह सबसे छोटा लोड होता है जिस पर हमारा कॉलम जो है बकलिंग बस जस्ट करने ही वाला है। तो जो हमारा पीसीआर होता है यह यूलर्स क्राइटेरिया या यूलर्स बकलिंग को रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम क्रिटिकल लोड या यूलर्स लोड भी कहते हैं। यह बताता है कि इस लोड पर हमारा बकलिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी इस लोड से पहले आप चाहे जो कर लो बकलिंग नहीं होगा। और पीसीआर किसके बराबर होता है, ये होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, जहां एल ई क्या है, जहां पर एल ई हमारा है इफेक्टिव लेंथ, ई आई क्या है, ये है हमारा फ्लेक्सर रिजिडिटी, और पीसीआर क्या है, ये है हमारा यूलर्स लोड या फिर क्रिटिकल लोड, ठीक। बहुत लोग इसको क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर आपने एक्सप्रेशन देखा होगा तो पीसीआर क्या है, वो है हमारा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा क्रिटिकल लोड है वो इफेक्टिव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे इफेक्टिव लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्रिपलिंग लोड की वैल्यू या क्रशिंग लोड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, पीसीआर की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पीसीआर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, अर्थात कम लोड पर ही बकलिंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कम लोड पर ही बकलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा यूलर्स लोड के बारे में, जो कि बताता है कि इस लोड के बाद से बकलिंग देखने को मिलेगी, इलास्टिक बकलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हम इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू बढ़ा दें, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इफेक्टिव लेंथ बढ़ने की वजह से पीसीआर की वैल्यू कम हो जाएगी, अर्थात कम लोड पर ही हमको बकलिंग देखने को मिलेगा। अब इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को नहीं बढ़ाना है हमको, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को नहीं बढ़ाना है हमको, तो करेंगे क्या, तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को और बढ़ाएंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप बढ़ेगा, स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा, बकलिंग कम होगा, हमारा सब कुछ सेफ रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारा बकलिंग स्ट्रेस, ठीक है। बकलिंग स्ट्रेस क्या होता है, बकलिंग स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जिस पर हमारा बकलिंग देखने को मिलता है। बकलिंग स्ट्रेस पैदा होता है बकलिंग लोड की वजह से। तो बकलिंग स्ट्रेस यानी पीसीआर अपॉन एरिया, ठीक है। और पीसीआर क्या होता है, ये होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एरिया, ठीक है। पीसीआर बराबर होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, और एल स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है। और कह सकते हैं पाई स्क्वायर ई, ठीक है। अब आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आई को हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर। हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ए इंटू आर स्क्वायर होता है, और ये हो गया ए इंटू एल ई स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा पाई स्क्वायर इंटू ई, आर स्क्वायर को नीचे भेज दिया, ये हो गया एल ई अपॉन आर का होल स्क्वायर, और एल ई अपॉन आर क्या होता है, लैम्डा होता है, तो ये बन गया आपका पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अर्थात हमारा जो क्रिटिकल स्ट्रेस है, क्रिटिकल स्ट्रेस मतलब वह स्ट्रेस जिस पर हमारा बकलिंग देखने को मिलेगा, जो कि क्रिटिकल लोड की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, वह आपका क्या होगा, वह आपका स्लेंडरनेस रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी, अर्थात कम स्ट्रेस पर ही आपको बकलिंग देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग लैम्डा की वैल्यू घटाने का काम करते हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू को घटाना है तो क्या करेंगे, लैम्डा अगर रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, लैम्डा का रिड्यूस करना है तो हमें
रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे बढ़ेगा? जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर अगर आपका लैम्डा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब एफ सी आर की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। एफ सी आर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? पी सी आर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक। तो जब पी सी आर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कि ज़्यादा लोड तक बकलिंग नहीं होगा, अर्थात ज़्यादा स्ट्रेस तक बकलिंग नहीं होगा, अर्थात लैम्डा की वैल्यू कम है, अर्थात रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज़्यादा है, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो इस तरीके से रिलेशन बना करके आप याद कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो बकलिंग स्ट्रेस है, किस तरह से हमारा जो क्रिटिकल स्ट्रेस है वो हमारा लैम्डा के ऊपर, रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए आया एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं कॉलम फॉर्मूला या फिर मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम फॉर्मूला या फिर मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला, ठीक है। यह आपके शॉर्ट कॉलम की स्टडी करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट और इंटरमीडिएट कॉलम की स्टडी करने के लिए ले आया गया। यह इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों बकलिंग के लिए यूज किया जाता है, अर्थात इसमें इलास्टिक स्ट्रेस और प्लास्टिक स्ट्रेस दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम एफ ई इलास्टिक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करा रहा है और एफ वाई फेलियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करा रहा है। क्या होता है कॉलम फॉर्मूला? तो कॉलम फॉर्मूले का यूज करते हैं, जैसे अभी यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो केवल किसके लिए था? वो केवल इलास्टिक बकलिंग के था। लेकिन जो कॉलम फॉर्मूला आया वो इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों बकलिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से एफ ई जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारा एफ वाई है वो हमारे फेलियर स्ट्रेस यानी कि यील्ड स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों के प्रभाव से जो क्रिटिकल स्ट्रेस आएगा वो क्रिटिकल स्ट्रेस 1/f क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/fe टू द पावर n प्लस 1/fy टू द पावर n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 1/f टू द पावर n इक्वल्स टू fe टू द पावर n इंटू fy टू द पावर n डिवाइडेड बाई सॉरी बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई fe टू द पावर n इंटू fy टू द पावर n, ठीक है। इसको पलट करके nth रूट ले लिया तो बन गया f टू द पावर n इक्वल्स टू fe इंटू fy डिवाइडेड बाई fe टू द पावर n प्लस fy टू द पावर n होल टू द पावर 1/n, ठीक है। जहां n क्या है हमारा? जहां पर n हमारा इम्परफेक्शन फैक्टर है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.4 के बराबर होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो हमारा कॉलम फॉर्मूला है जिसे हम मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला भी कहते हैं, जो कि IS 800 1984 पर आधारित है, या इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों बकलिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो इन दोनों के प्रभाव से रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है वह हमारा क्या होगा? 1/f टू द पावर n इक्वल्स टू 1/fe टू द पावर n प्लस 1/fy टू द पावर n। हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया 1/f टू द पावर n इक्वल्स टू fe टू पावर n प्लस fy टू पावर n अपॉन fe टू पावर n इंटू fy टू पावर n। इसको हमने पलट करके nth रूट ले लिया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमें वह स्ट्रेस मिल गया जो इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों बकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे हल्का सा कैच है। अब वो कैच क्या है? जब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, चलिए सवाल पूछते हैं कहीं आप सो ना गए हो। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन के लिए हमारा जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वह एफ वाई के कितने गुना होता है? जरा बताइए। इसी बारे में आप लोग जागे रहेंगे, काफ़ी रात में क्लास ले भी रहे हम लोग, लेकिन खैर आपको तो आदत होगी ना। बहुत अच्छे। तो हमने एक चीज़ समझी क्या? हमने ये समझा
कि जो हमारा एक्सियल या एक्सियल कंप्रेसिव या एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, आईएस कोड के अनुसार जो भी वैल्यू आ रही है उसका 60% होता है। तो यही मर्चेंट रैंकिन का जो फॉर्मूला है, इसको इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया और कहा कि ठीक है भाई, मर्चेंट रैंकिन तुमने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हम जो लेंगे, हम वो लेंगे क्या, हम लेंगे यहाँ पे एफ ई की वैल्यू, या एफ की वैल्यू हम क्या लेंगे, ये लेंगे 0.6 इंटू एफ ई इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ई टू द पावर एन प्लस एफ वाई टू द पावर एन होल टू द पावर 1/n। यानी जो भी आपकी वैल्यू आई है ना, उसका हम 60% ही लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं एज पर IS 800 1984 कि जो भी परमिसिबल स्ट्रेस होता है एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन में, वो हमारे फेलियर स्ट्रेस का 0.6 टाइम्स होता है। तो बस हमने उसी को यहाँ पे रखा है, बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब सवाल उठता है कि भाई ये तो 1984 की बात है, अब क्या यूज होता है? तो अब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। क्या यूज होता है? पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला, जो कि किस पर बेस्ड है? IS 800 2007 पर बेस्ड है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बकलिंग की डिजाइनिंग के लिए या इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिजाइनिंग के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो अब हम कॉलम फॉर्मूला या मर्चेंट रैंकिन फॉर्मूला हम नहीं बोलेंगे। अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे कि प्रेजेंट टाइम में IS 800 2007 के अनुसार हम पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पे किसी भी कॉलम को हम उसके क्रॉस सेक्शन के आधार पर और इम्परफेक्शन फैक्टर के आधार पर, याद है ना अभी एन पढ़ाया था, इम्परफेक्शन फैक्टर के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इम्परफेक्शन फैक्टर है और कॉलम का जो बकलिंग का नेचर है, वह इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। किस किस चीज़ों पे? शेप ऑफ द कॉलम, कि कॉलम का शेप कैसा है ताकि रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सके। दूसरा, डायरेक्शन इन विच बकलिंग ऑकर्स, वह डायरेक्शन निकाल सके ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा यहाँ पर जो भी बकलिंग हो रहा है वो फ्लेक्चर है या फिर हमारा कैसा है। ठीक है। और तीसरा कि फैब्रिकेशन प्रोसेस कैसा है, हॉट रोलिंग है, कोल्ड रोलिंग है, कैसा है। तो जो IS 800 2007 है वो हमारा कहता ये है कि अब हम मर्चेंट रैंकिन फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं, अब हम पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि कहता है कि बकलिंग का जो नेचर होता है वह हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया और हमारे इम्परफेक्शन फैक्टर पर डिपेंड करता है। और यह इम्परफेक्शन फैक्टर डिपेंड करता है कॉलम के क्रॉस सेक्शन की शेप पर, डायरेक्शन ऑफ द बकलिंग पर और हमारे फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मैंने आपको पढ़ाया इलास्टिक बकलिंग के बारे में यानी यूलर्स फॉर्मूला, फिर मैंने आपको 1984 का मर्चेंट रैंकिन फॉर्मूला पढ़ाया, और फिर अभी हमें 2007 का हमने क्या पढ़ दिया, स्टील स्ट्रक्चर। बता दीजिए सर, क्या मैं समझा नहीं, मनीष क्या कह रहे हैं? कहने की मतलब आपका मतलब नहीं समझ पाया। देखिए, तो आप बताते रहिए, हम लोग आगे चलते हैं। आपके सामने जो डायग्राम है वो एक पुल का डायग्राम है, जिसमें आपको ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे जिगजैग लगा हुआ, इसी को हम बोलते हैं लेसिंग। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं बिल्टअप कॉलम। बिल्टअप कॉलम में लेसिंग। बिल्टअप कॉलम का मतलब क्या होता है? तो बिल्टअप कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनका मेजर और माइनर आप जानते हो। यूपी ट्रिपल सी जे सिलेबस में आता है क्या स्टील स्ट्रक्चर? हाँ आता है, क्यों नहीं आता है, एकदम आता है। ठीक है। और यही सिलेबस रहेगा जो SSC जेई का सिलेबस है, और यही लेवल रहेगा। इस बार का यूपी ट्रिपल सी जेई का पेपर ठीक ठाक लेवल का होगा। ठीक है। तो हाँ आता है। ठीक, जो आप पढ़ रहे हैं आपको पूरा का पूरा यूपी ट्रिपल सी जेई में हेल्प करेगा। ठीक, तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि अब हम पढ़ने वाले हैं लेसिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं लेसिंग के बारे में। लेसिंग क्या होता है? लेसिंग बिल्टअप कॉलम्स को, देखिए ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यह लेसिंग बार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो बिल्टअप कॉलम पहले क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोड को सहने के लिए हमें बड़े सेक्शन की जरूरत है, और इतना बड़ा सेक्शन हॉट रोड सेक्शन में मिल ही नहीं रहा है। ठीक, कई बार होता है ना आपके पास कि यार हमको इतना बड़ा चार्ट पेपर चाहिए, अब वो तो मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो हम इतने बड़े बड़े 2 चार्ट पेपर को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो कुछ वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि जब लोड बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें उस लोड को सहने के लिए जितने बड़े सेक्शन की आवश्यकता है, इफेक्टिवली सहने के लिए जितने बड़े सेक्शन की आवश्यकता है, उतना बड़ा सेक्शन मार्केट में है ही नहीं।
तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे बिल्ट अप सेक्शन का निर्माण करते हैं। ये आपके सामने जो है ये क्या है, एक बिल्ट अप सेक्शन है। बिल्ट अप सेक्शन किसी दो एंगल, किसी दो चैनल के हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जब मैं आपको बीम पढ़ाऊंगा तो वहां ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, अभी बस मोटी मोटा जान लो। ऐसे याद रखो कि बिल्ट अप सेक्शन ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि हैवी लोड को सहने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका निर्माण हम खुद करते हैं अलग अलग हॉट रोल सेक्शन की हेल्प से, और इनका मेजर और माइनर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, यानी सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ दोनों एंगल क्या है, एकदम दोनों चैनल क्या है, एकदम सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो मेजर और माइनर दोनों एक्सिस पर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, यानी सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं। तो अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमने लेसिंग का प्रयोग किया है। ठीक है, अब लेसिंग में क्या क्या चीजें हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा लेसिंग होता है, लेसिंग हमारा एक स्ट्रेट पैरेलल बार या एंगल होता है। यानी कि जो ये हमको डायग्राम में दिख रहा है, ये फ्लैट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैट्स भी हो सकते हैं और एंगल्स भी हो सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें हम लोग लेसिंग के साथ साथ बैटन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम अभी बाद में पढ़ाएंगे। हम चाहे तो जिगजैग लेसिंग यूज कर लें, चाहे हम फट्टा फट्टा यूज कर लें। ठीक है, तो हम लेसिंग भी यूज कर सकते हैं और हम बैटन भी यूज कर सकते हैं। जनरली जो लेसिंग होता है उसको एज अ कंप्रेशन मेंबर डिजाइन किया जाता है और एज अ टेंशन उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो जो लेसिंग होते हैं उसको कंप्रेशन मेंबर के लिए डिजाइन करते हैं और उसको टेंशन में हमेशा हम चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको कुछ पॉइंट्स याद रखना है और इस पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से समझना, इसी पे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यह एक लेसिंग है। ठीक है, यह क्या है, यह एक लेसिंग है। ओके, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, अच्छा तक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेसिंग है। ठीक है, तो यह लेसिंग का प्लेन हो गया। अब इस लेसिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये वाला जो डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है, जो आपको ये वाला डायरेक्शन दिख रहा है, ये डायरेक्शन हो गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी लेसिंग के परपेंडिकुलर, और ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये हो गया लेसिंग के पैरेलल। तो जब कभी भी हम लोग लेसिंग की डिजाइनिंग करते हैं तो लेसिंग के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए लेसिंग के पैरेलल वाले रेडियस ऑफ गायरेशन से। यानी इस प्लेन का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो हमेशा ज्यादा होगा इस प्लेन वाले रेडियस ऑफ गायरेशन के। ये हमारा पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि किसी भी लेसिंग को स्टेबल बनाए रखने के लिए उसका जो वर्टिकल वाला, ठीक है, उसके जो वर्टिकल वाले एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वह उसके पैरेलल एक्सिस के रेडियस ऑफ गायरेशन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि लेसिंग सिस्टम में हम केवल लेसिंग का ही प्रयोग करना पसंद करते हैं। हम इसके बीच में ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट बैटन्स लगाना पसंद नहीं करते हैं। हम केवल क्या यूज करते हैं, हम केवल जिगजैग लेसिंग लगाना यूज करते हैं। आपके सामने जो लेसिंग दिख रहा है आप देख भी पा रहे होंगे कि लेसिंग ऐसे ऐसे भी गया है और लेसिंग ऐसे ऐसे भी आया है, तो इसको बोलते हैं डबल लेसिंग। ठीक है, जब हम एक ही प्लेन पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे दोनों तरफ से लेसिंग लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल लेसिंग। अगर हम मान लीजिए केवल यूं लगाए होते इस तरीके से तो इसको बोलते हैं सिंगल लेसिंग, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ ऐसे लगाया है तो इसको बोलते हैं डबल लेसिंग। सिंगल लेसिंग की तुलना में डबल लेसिंग ज़्यादा इफेक्टिव और सुंदर लगता है, इसीलिए जनरली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो डबल लेसिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये तो खैर बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ये भी बता दिया। हाँ, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है जब कभी भी हम लोग लेसिंग की डिजाइनिंग करते हैं तो लेसिंग की डिजाइनिंग करने के दौरान, सर लेसिंग क्यों यूज करते हैं, अभी बताया मैंने अंकित आपको कि बिल्ट अप सेक्शंस को आपस में जोड़े रखने के लिए लेसिंग का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने रियल इमेज दिखाई आपको। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो अगर ये बीच में लेसिंग नहीं होगा तो ये पैटर्न इधर ये आपका बिल्टअप कॉलम का चैनल इधर गिर जाएगा, ये इधर गिर जाएगा। तो यह लेसिंग जो है इसको आपस में बांधे रखने में और लोड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है, जब कभी हम लेसिंग की डिजाइनिंग करते हैं तो उसका जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो होता है वह उसके एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो से 5% बढ़ाकर यूज किया जाता है। अर्थात अगर एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा है तो हम जो लैम्डा यूज करेंगे, ठीक है, हम जो लैम्डा यूज करेंगे वो क्या होगा, 1.05 ऑफ लैम्डा होगा। यानी कि जब कभी हम लेसिंग की डिजाइनिंग करते हैं तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो हमेशा 5% बढ़ाकर यूज किया जाता है, और अगर हम बैटन की डिजाइनिंग करते हैं
तो हमेशा उसका स्लेंडरनेस रेशियो 10% बढ़ाकर यूज़ किया जाता है। तो ये आपको एज अ कोडर प्रोविजन आपको याद रखना है। देन फिर क्या आता है कि हम लोग लेसिंग को डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, तो हम लोग लेसिंग को डिज़ाइन करते हैं ट्रांसवर्स शियर के लिए। ट्रांसवर्स शियर क्या होता है, तो ट्रांसवर्स शियर का मतलब ये हो गया कि इस प्लेन के अबाउट आपको शियर क्या होगा, सरकाने का काम करेगा। ठीक है, शियर ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शियर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रांसवर्स शियर। तो जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं लेसिंग की, किसके लिए करते हैं, तो लेसिंग की जो डिजाइनिंग करते हैं वह ट्रांसवर्स शियर के लिए करते हैं। और कितने ट्रांसवर्स शियर के लिए, तो आने वाले लोड के 2.5% लोड के लिए हम लोग ट्रांसवर्स शियर की डिजाइनिंग करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं आपको कि जो हमारा लेसिंग होता है वो ट्रांसवर्स शियर के लिए डिजाइन किया जाता है। और इस ट्रांसवर्स शियर की जो वैल्यू होती है वो अपकमिंग लोड, जो हमारा मेंबर पे एक्सियल लोड आ रहा है, उसके 2.5% के बराबर होती है। सपोज कर लीजिए किसी कॉलम के ऊपर एक्सियल लोड 100 किलोन्यूटन आ रहा है, तो कितने ट्रांसफर शेयर के लिए हम लेसिंग को डिजाइन करेंगे, तो 2.5 किलोन्यूटन के लिए हम लोग उस लेसिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगे। तो अगला क्या पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट ये हो गया कि हम इसको ट्रांसफर शेयर के लिए डिजाइन करते हैं, जो कि एक्सियल लोड का क्या होता है, 2.5% होता है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आपने देखा होगा अभी यहाँ पर क्या देखा, हमने यह नोटिस किया कि यहाँ पर जो भी हम लेसिंग लगा रहे हैं यह एंगल्स पर है, यह स्ट्रेट नहीं है, ये एंगल्स पे है। तो यह जो एंगल होता है, यह एंगल सबके लिए सेम होता है, यह एंगल सबके लिए क्या है, सेम है। और कितना होता है, यह 40 से 70 डिग्री होता है। कितना होता है, 40 से 70 डिग्री होता है। तो जो लेसिंग का इंक्लिनेशन होता है वो सभी लेसिंग के लिए क्या होता है, वो सभी लेसिंग के लिए सेम होता है। और कितना होता है, 40 से 70 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेसिंग की जो विड्थ है, जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी लंबाई है, वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसमें बकलिंग होने की संभावना ना के बराबर हो। ठीक है, ना के बराबर हो। और IS 800 ये कहता है कि लेसिंग की जो मिनिमम विड्थ होती है, लेसिंग की मिनिमम विड्थ मतलब जैसे कि हमने इस तरीके से लेसिंग लगाया, ठीक है, इस तरीके से लेसिंग लगाया, तो यह जो विड्थ है इसको बोलते हैं मिनिमम विड्थ। ठीक है, तो लेसिंग की जो मिनिमम विड्थ होती है वो क्या होती है, वह आपके बोल्ट के डायमीटर के 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं मान लूं, मैं कह दूं कि यह विड्थ b है, तो b की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 3 × d से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो हम ठीक ठाक थिकनेस वाले यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम ठीक ठाक थिकनेस वाले लेसिंग का यूज करते हैं, जिसके विड्थ उसको बांधने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट के डायमीटर के कम से कम 3 गुने के बराबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात विड्थ की। अगर हम बात करें थिकनेस की, तो थिकनेस क्या होनी चाहिए, तो अगर सिंगल लेसिंग सिस्टम यूज किया है तो वहां पर हमारे लेसिंग की थिकनेस क्या होगी, तो वह उसके इफेक्टिव लेंथ का 1/40 होगी। और अगर हम बात करेंगे डबल लेसिंग सिस्टम की, तो वहां जो उसकी मिनिमम थिकनेस होगी वह उसकी इफेक्टिव लेंथ का क्या होगी, 1/60 होगी। ठीक, फिर से सुनिएगा, अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ डायमीटर के 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो जो थिकनेस है सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए इफेक्टिव लेंथ के 1/40 से कम नहीं होना चाहिए, और हमारे डबल लेसिंग सिस्टम के इफेक्टिव लेंथ के 1/60 से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे कि बकलिंग से बचाने के लिए मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो लेसिंग को बकलिंग से बचाने के लिए 40 डिग्री से कम यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उतना कम करने पे हमारा जो आपका कह सकते हैं लेसिंग है वो ठीक से आपका जो बिल्टअप कॉलम है उसको बांध नहीं पाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने 40 से कम रख दिया तो लेसिंग ऐसे हो जाएगा, तो बहुत पास पास लेसिंग देना पड़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। और अगर आपने 70 से ज़्यादा है तो वह ऐसे हो जाएगा, तो दूसरे एंड तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए 40 से 70 रखते हैं कि यह आसानी से क्या हो, एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाए। ठीक, तो बकलिंग से बचने के लिए जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है लेसिंग का, वो कितना देते हैं, वो हमारा L/√12 देते हैं। कितना देते हैं, L/√12 देते हैं, जहां L क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद आता है कि लेसिंग बार का मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 145 होता है। मतलब किसी भी हाल में जो लेसिंग है उसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अच्छा अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया कि इफेक्टिव लेंथ।
ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ की जो बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या है, इसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बिल्टअप कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बिल्टअप कॉलम है और हमने इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से क्या किया है, इस तरीके से लेसिंग का निर्माण कर दिया है। ये हमारा एक रिवेट है, ये हमारा दूसरा रिवेट है। ठीक है, तो इन दोनों रिवेट की अंदरूनी हिस्से की यानी, ठीक है, यहां से यहां के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो सिंगल लेसिंग सिस्टम में जो हमने बोल्ट लगाया है उसके अंदर से अंदर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अंदर से अंदर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इसके लिए सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए। और डबल लेसिंग सिस्टम के लिए या वेल्डेड सेक्शन के लिए क्या होता है, तो सिंगल लेसिंग वैल्यू के 70% के बराबर होता है। तो अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ की, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, तो इफेक्टिव लेंथ किसी सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए बोल्ट से बोल्ट के इनर डिस्टेंस के बराबर होता है। और डबल लेसिंग सिस्टम या वेल्डिंग के लिए ये क्या होता है, 0.7 ऑफ सिंगल लेसिंग वैल्यू के बराबर होता है। यानी इसकी जो वैल्यू आई है इसका 70% ले लो तो डबल लेसिंग सिस्टम के लिए बोल्ट वाले या फिर वेल्डिंग सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस सब एक के बाद एक मैंने लिस्ट कर दिया है, आप इसको वन बाय वन अच्छे से पढ़ पढ़ के रिवाइज करके उसको अच्छे से कंठस्थ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, अब इसके बाद बात करते हैं बैटन की। ठीक है, बैटन क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा बैटन है। ठीक, ये क्या है, ये हमारा एक बिल्टअप कॉलम का है थिकनेस और ये दूसरे का है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे ये एक है और ये दूसरा है। इन दोनों को आपस में जोड़े रखने के लिए हमने क्या यूज किया है, इन दोनों को आपस में जोड़े रखने के लिए हमने ये बैटन यूज किया है। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला बैटन है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा बैटन है। और इनके बीच का ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बे। क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं, BAY, बे। ठीक है, बे। तो जब कभी भी हम लोग बैटन को अप्लाई करते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो हमारा कॉलम है, जो हमारा बिल्टअप कॉलम है, कम से कम 3 बे में डिवाइड हो जाए। यानी कि कम से कम 4 बैटन का तो यूज करेंगे, 2 बैटन किनारे किनारे और 2 बैटन बीच में। जो किनारे किनारे वाले बैटन होते हैं उसको हम एंड बैटन कहते हैं, जो बीच वाले बैटन होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट बैटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैंने यहीं पे एक बैटन ऐसे अटैच कर दिया होता, ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाता, ये और ये हमारा एंड पैटर्न हो जाता और ये हमारा इंटरमीडिएट पैटर्न हो जाता। तो ये चीज समझिएगा कि जब कभी भी हम लोग बिल्टअप कॉलम्स को जोड़ने के लिए स्ट्रेट प्लेट्स का यूज करते हैं तो इसे हम पैटर्न के नाम से पुकारते हैं। जो पैटर्न किनारों पर स्थित होता है उसे हम एंड पैटर्न कहते हैं, जो पैटर्न बीच में स्थित होता है उसे हम इंटरमीडिएट पैटर्न कहते हैं, और पैटर्न्स के बीच का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बे कहते हैं। और कम से कम जब हम बैटन का यूज करें तो कम से कम यह बैटन किसी बिल्टअप कॉलम को 3 बे में तो डिवाइड करना ही चाहिए। तो ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इस पैटर्न को जोड़ने के लिए हमने इस तरीके से बोल्टिंग किया, इसको ऐसे बोल्टिंग किया, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं C। इसको याद रखिएगा, अभी आगे आपके काम आएगा। ठीक, तो ये सब अभी मैंने आपको बता दिया। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब कभी भी हम लोग पैटर्न की डिजाइनिंग करते हैं, जब कभी भी हम लोग पैटर्न की डिजाइनिंग करते हैं तो इसका स्लेंडरनेस रेशियो 10% से बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो 100 आ रहा था तो हम 110 मान करके डिजाइनिंग करते हैं। ऐसा एक्स्ट्रा सेफ्टी को बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि यह लोड को अच्छे से ट्रांसफर कर सकें। अच्छा, एक पॉइंट मिस हो गया, उसको समझना कि जो हमारा अभी आपने लेसिंग देखा है तो लेसिंग जिग जैग बना था, तो जिग जैग बने होने की वजह से यह इसेंट्रिक लोडिंग को भी अच्छे से समझ लेता है। सर बेटन का यूज फॉर्मवर्क में भी करते हैं ना, नहीं वो दूसरा चीज होता है, ये दूसरा है, वो चीज दूसरा है। ठीक है, वो टोटली डिफरेंट चीज है, ये टोटली डिफरेंट चीज है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि हाँ,
कि जब हम लोग अभी लेसिंग की बात कर रहे थे तो लेसिंग में हमने ऐसे जिग जैग करके हमने वहां पे क्या दिया था, लेसिंग दिया था। जिग जैग होने की वजह से वह इसेंट्रिक लोडिंग को भी बर्दाश्त करने में सक्षम है। लेकिन बैटन यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट है, और स्ट्रेट स्ट्रेट बैटन होने की वजह से यह इसेंट्रिक लोडिंग या जिसको हम लोग ट्राई एक्सल लोडिंग भी कहते हैं उसको सहने में सक्षम नहीं होता है। यानी लेसिंग आपका बैटन से इस मामले में बेहतर हो जाता है, क्योंकि लेसिंग क्या है, आपकी इसेंट्रिक लोडिंग को यानी ट्राई एक्सल लोडिंग को सहने में सक्षम है। ट्राई एक्सल लोडिंग मतलब जिसका प्रभाव तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई जेड तीनों में होगा, ठीक है। और बैटन में वह प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि इसमें फट्टे का यूज करते हैं, जिस वजह से यह इसेंट्रिक लोडिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब हम लोग लेसिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इफेक्टिव लेंथ को 5% बढ़ाया था, सॉरी स्लेंडरनेस रेशियो को 5% बढ़ाया था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको 10% तक बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि अगर हमारा वैल्यू लैम्डा था तो हम 1.1 लैम्डा लेकर के इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अगर मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि बैटन के बीच के जो भी स्पेस है उनकी बकलिंग ना हो, तो हम स्लेंडरनेस रेशियो को लिमिट कर देते हैं। यही सेम चीज बैटन के लिए भी है, यही सेम चीज लेसिंग के लिए भी है। क्या कि अगर हमने मान लिया कि इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस c है और रेडियस ऑफ गायरेशन r है, तो c/r की वैल्यू कभी भी 50 या फिर 0.7 ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि मेंबर का जो स्लेंडरनेस रेशियो वो लैम्डा है, मान लो पूरे मेंबर का जो स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो इसका ले लो 0.7 टाइम्स और ले लो 50। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उससे ज्यादा c/r/y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो बैटन के बीच के हिस्से हैं उनकी बकलिंग ना हो जाए। तो बैटन के बीच के हिस्सों की बकलिंग को रोकने के लिए और बैटन के खुद की बकलिंग को रोकने के लिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। क्या कंडीशन है कि अगर इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, c है, तो फिर c/r/y मतलब क्या है, y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में रेडियस ऑफ गायरेशन। तो c/r/y की वैल्यू किसी भी हाल में इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मिनिमम है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस कंडीशन को मेंटेन कर लेते हैं तो बैटन और उनके बीच का जो बे वाला एरिया है उसमें बकलिंग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक। इसके बाद फिर से वही बात, क्या कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वर्टिकल प्लेन का, वह आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अभी हमने लेसिंग बताया था ना कि वर्टिकल प्लेन का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो अलोंग द एक्सिस या पैरेलल एक्सिस के रेडियस ऑफ गायरेशन से ज्यादा होना चाहिए। तो वही सेम चीज जो वहां थी वही सेम चीज क्या है, यहाँ पे है। अब याद होगा अभी हमने जब पढ़ा था बैटन लेसिंग पढ़ा था तो वहां पे हमने उसके डेप्थ और विड्थ के बारे में बात किया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे। अगर हम एंड बैटन की बात कर रहे हैं, अगर हम कहाँ गया, अगर हम एंड बैटन की बात कर रहे हैं तो एंड बैटन के केस में जो हमारा डेप्थ होता है, जो हमारे बैटन की डेप्थ होती है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो जो भी हमारा कंपोनेंट मेंबर है, जैसे क्या है, ये हमारा कंपोनेंट मेंबर है, ये हमारा क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये पूरा क्या है, या चलो मैं थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाता हूँ एक और, कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बिल्टअप कॉलम था और ये हमारा दूसरा बिल्टअप कॉलम है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो कि स्मॉल b है, अज्यूम कर लो ये दोनों जो हमारे कॉलम्स हैं इनका जो ये वाला पोर्शन है इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, या जो इसकी विड्थ है वो b है, अज्यूम कर लो, ठीक है। और इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ से पास होता है, इसका भी जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ से पास होता है, और इन दोनों सेंट्रॉइड के बीच की जो डिस्टेंस है अज्यूम कर लो अल्फा है, अज्यूम कर लो अल्फा है, ठीक है। तो हमारा जो एंड बैटन है, जो हमारा एंड बैटन है, उस एंड बैटन की जो डेप्थ है वह क्या होनी चाहिए, वह आपकी जो एंड बैटन की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ एंड बैटन कितनी होनी चाहिए, वो किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए 2b और अल्फा, इन दोनों में से जो भी आपका क्या आ रहा है, जो भी मैक्सिमम आ रहा है। तो जो हमारे एंड बैटन समझते हैं, जो सिरों पर बैटन लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंड बैटन कहते हैं। तो एंड बैटन की जो डेप्थ है, जो डेप्थ आ रही है वह डेप्थ क्या हो, जो एंड बैटन की डेप्थ है वह विड्थ के दुगने, जो हमारा क्या है चैनल है उसके विड्थ के दुगने, या फिर इनके सेंट्रॉइड के बीच की, इनके सीजी, ये क्या है सीजी है,
इनके CG के डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू क्या होगी, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वह आपके डेप्थ ऑफ द बैटन प्लेट के मिनिमम वैल्यू के बराबर होगा। और अगर मान लीजिए कि हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर एंड बैटन की जगह इंटरमीडिएट बैटन है, अगर एंड बैटन की जगह इंटरमीडिएट बैटन है तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में अगर हमारा इंटरमीडिएट बैटन की जगह एंड बैटन है, सॉरी एंड बैटन की जगह इंटरमीडिएट बैटन है, तो उस केस में क्या होगा, तो डी इंटरमीडिएट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी किसके, या थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। थोड़ा ठीक से इसको लिख देता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बोला मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ें मिक्स ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि एक तो लास्ट में रात में हम लोग जग जग के पढ़ें भी और उसकी मीनिंग अच्छी ना निकले। तो मैंने आपको बताया कि दो आपके जो बिल्टअप कॉलम्स हैं या बिल्टअप सेक्शंस हैं उनको जोड़ने के लिए लेसिंग के अलावा हम बैटन का भी यूज़ कर सकते हैं। बैटन में हम स्ट्रेट फट्टे का यूज़ करते हैं और कम से कम इतने हम लोग बैटन लगाते हैं कि जो हमारा बिल्टअप कॉलम है वो कम से कम 3 बेस में बढ़ जाए, और 3 बेस में बांटने के लिए कम से कम 4 बैटन की आवश्यकता है। जो एंड पे बैटन लगते हैं उनको हम एंड बैटन कहते हैं और जो बीच में लगते हैं उसको हम इंटरमीडिएट बैटन कहते हैं। एक बैटन के सेंटर से दूसरे बैटन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम यहाँ पर C के नाम से यहाँ पर पुकार रहे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जब कभी हम बैटन की डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 10% क्या करते हैं, बढ़ा दी जाती है। और इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि जो बे है और जो बैटन खुद है उसमें बकलिंग ना आए। इस चीज से बचने के लिए C/RY की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C/RY की वैल्यू 50 या फिर मेंबर के स्लेंडरनेस रेशियो के 0.7 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वर्टिकल एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेडियस ऑफ गायरेशन से, क्योंकि बकलिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखने को मिलती है, ठीक। इसके बाद जो हमारा एंड बैटन है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, तो एंड बैटन की डेप्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको समझाने के लिए एक यह C सेक्शन और यह एक C सेक्शन बनाया और इसी को जोड़ करके हमने क्या किया है, इसी को जोड़ करके हमने बैटन का निर्माण किया है, ठीक है, इसी को जोड़ करके हमने बैटन का निर्माण किया है। तो अब यहाँ पे बात उठ रही है कि इस बैटन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो अगर यह बैटन एंड बैटन है, ठीक है, तो उसकी जो डेप्थ होगी ये होगी इज मिनिमम ऑफ हाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ एंड बैटन कितना होगा, ये होगा मैक्सिमम ऑफ 2b एंड अल्फा, जहां b क्या है, b आपके इस कंपोनेंट की चौड़ाई है और अल्फा क्या है, इन दोनों कंपोनेंट के सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस है। और अगर मान लीजिए कि एंड बैटन की जगह क्या है, इंटरमीडिएट बैटन है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इंटरमीडिएट क्या होगा, ये होगा इज मैक्सिमम ऑफ 2b एंड 3/4 अल्फा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए फिर हमारा आता है लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कॉलम स्प्लाइस। अभी हमने आज टेंशन स्प्लाइस पढ़ा था, टेंशन मेंबर में स्प्लाइस पढ़ा था, जहां हमने बताया था कि जब रिक्वायर्ड लेंथ अवेलेबल लेंथ से ज़्यादा हो जाती है तो अवेलेबल लेंथ की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पर स्प्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। कुछ इसी तरीके से जब हम लोग कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में भी हमें जिस हाइट का कॉलम चाहिए, अगर उस हाइट का कॉलम हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हम दो अलग अलग कॉलम्स को आपस में स्प्लाइस प्लेट की सहायता से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा स्प्लाइस प्लेट है यह कम से कम कॉलम के स्ट्रेंथ के बराबर होना चाहिए, ये आपको बताया भी था। और जो भी लोड ट्रांसफर हो रहा है 50% लोड आपका कॉलम से ट्रांसफर होगा, तो 50% लोड जो है वह इन फास्टनर से, जो फास्टनर स्प्लाइस और मेंबर को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग होने वाले फास्टनर से पास होगा। फिर से सुनना, कॉलम स्प्लाइस क्या होता है, जब कभी भी अवेलेबल लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ से कम होती है तो अवेलेबल लेंथ की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग वहां पे कॉलम स्प्लाइस का यूज करते हैं। इस कॉलम स्प्लाइस की जो स्ट्रेंथ है वह हमारी ज्यादा होनी चाहिए, वह हमारी कम से कम बराबर होनी चाहिए मेंबर के स्ट्रेंथ के, और जो भी लोड आ रहा है उसका 50% लोड मेंबर से पास होगा
तो 50% लोड इन फास्टनर्स से पास होगा जो कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। एक तो ये कारण होता है, क्या कारण है कि हमारा जो अवेलेबल लेंथ है वो हमारे रिक्वायर्ड लेंथ से कम है। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा को, बुर्ज खलीफा ऐसे है और नीचे से ऊपर की तरफ उसकी क्या हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ उसकी हाइट कम होती जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सॉरी हाइट नहीं, उसका साइज कम होता जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन क्या होगा, नीचे के कॉलम चौड़े होंगे और ऊपर के कॉलम क्या होंगे, पतले होंगे, कुछ इस तरीके से, सॉरी समझ लीजिए। ठीक है, नीचे का कॉलम ये था, कुछ इस तरीके से हमने नीचे के कॉलम बनाया। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपको पता है डेड लोड क्या होगा, ऊपर के ऊपर जो आपका डेड लोड आ रहा है वो नीचे कंप्रेसर में कम ही होगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे वहां पे साइज कम करते जाएंगे। तो जब साइज कम करते जाएंगे तो अज्यूम कर लो ऊपर वाला कॉलम ऐसा है, इतना है। ठीक, कुछ इस तरीके से है। तो अब करेंगे क्या, अब देख रहे हैं ये नीचे का कॉलम का साइज अलग है, ऊपर के कॉलम का साइज अलग है। तो क्या किया जाए, तो करते ये हैं कि इन दोनों को स्प्लाइस की सहायता से जोड़ देते हैं। बस हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, साइज कमरों का या फिर बिल्डिंग का छोटा होता जाएगा। तो नीचे के कॉलम और ऊपर के कॉलम का साइज अलग अलग रहेगा। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए अलग अलग कॉलम कास्ट करेंगे और उनको स्प्लाइस प्लेट से क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। और ये हो गया हमारा कंप्रेशन मेंबर की थ्योरी कंप्लीट। अब 1 मिनट का आपको समय दे रहा है, आराम से आप सोचिए, मैं भी थोड़ा मुंह को आराम दे दूं और फिर आप मेरे को बताइए कि क्या कोई दिक्कत है। अदरवाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बताइए, अगर समझ में आ गया है तो फिर क्या करिए, आप थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, बाकी ये चैप्टर्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा रिवीजन भी मांगते हैं। ठीक है, तो रिवीजन्स की आवश्यकता है हम लोग को। सर इसमें पैकिंग प्लेट का यूज़ नहीं करेंगे क्या, हाँ पैकिंग प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पे पैकिंग प्लेट का भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। यही जो कॉलम है, यही जो कॉलम है अगर अलग अलग थिकनेस का होता तो बिना पैकिंग प्लेट के हम इसको नहीं जोड़ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको पैकिंग प्लेट की आवश्यकता महसूस होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी। तो जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ इस केस में नहीं होगी क्योंकि इस केस में तो हम जानबूझ के कम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम जोड़ इधर से रहे हैं, इधर से तो जोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ इस केस में जब हमको एक निश्चित ऊंचाई चाहिए तो वहां पे हमको पैकिंग प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू सो मच अजीत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को, बहुत लंबा समय नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर आपको भी पढ़ना होगा। चलिए, हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव स्लिंडरनेस रेशियो फॉर अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड। बताइए, अभी आपको समझाया मैंने, ठीक है, अभी आपको मैंने समझाया, इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन का जो भी आप आंसर करेंगे वो आप क्वेश्चन नंबर के साथ करेंगे, 1A 1B ऐसे कर करिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हमारा क्या हो गया, 1 का ए हो गया, बहुत बढ़िया। 1 का क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार इन अ बिल्ट अप स्टील कंप्रेशन मेंबर शैल नॉट एक्सीड। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है ABCD। बताइए, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा ताकि हमको पता चले कि आप अपडेटेड हो या पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखा जाए।
What is the value of maximum slenderness ratio of the main member between consecutive lacing connections in built up column? अभी आपको C अपॉन आर बाई का कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो बताओ जरा C अपॉन आर बाई के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? C अपॉन आर बाई के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड का आंसर क्या होगा? बी होगा, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखा जाए। कह रहा है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ 2 मीटर बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कनेक्टेड बाय अ सिंगल बोल्ट। देखिए अब मैं आपको यहाँ हिंट देता हूँ, जब भी आप किसी कंप्रेशन मेंबर के दोनों एंड को सिंगल सिंगल बोल्ट से कनेक्ट करोगे तो वह हिंज की तरह व्यवहार करेगा, और जब हिंज की तरह व्यवहार करेगा तो एल ई बराबर हो जाएगा एल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो याद रखना जब भी दोनों एंड को सिंगल बोल्ट से हम कनेक्ट करेंगे तो यह हिंज की तरह व्यवहार करेगा, और अगर हिंज की तरह व्यवहार करेगा तो एल ई बराबर एल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। फॉर कनेक्टिंग लेसिंग फ्लैट्स ऑफ कॉलम सेक्शन विथ 20 mm डाया द मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लैट। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर अभी आपने को जो लेसिंग पढ़ाया के समझ में समझा है आपने तो आप तड़ाक से आंसर करोगे। फोर्थ का आंसर सब लोग सही कर रहे हैं। फिफ्थ का आंसर बताइए क्या आएगा? बताइए फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लेसिंग की मिनिमम विड्थ पूछा है, क्या कोई बता सकता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड तानिया, वेरी गुड स्वाति। ठीक है, बाकी लोग गुड, प्रियंका, मनीष, अजीत, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा हमारा? हमको पता है कि जो हमारा विड्थ होता है वो क्या होता है, वो 3 इंटू डी होता है, और 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 mm। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ISLC 300 चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक एट अ स्पेसिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 100 टन। तो आने वाला एक्सियल लोड कितना है? आने वाला एक्सियल लोड 100 है। तो बताइए जरा लेसिंग सिस्टम को कितने ट्रांसफर शेयर से डिजाइन करेंगे? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही तो मैंने एग्जांपल दिया भी था अभी उससे पहले। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2.5% होता है तो 100 का 2.5% क्या होगा? 2.5 टन हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे आप, निकाल के बताइए। व्हाट इज द बकलिंग स्ट्रेस फॉर अ स्टील कॉलम इफ ई इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 105 नहीं है, 10 टू द पावर 5 है, एंड लैम्डा इक्वल्स टू, क्या टाइप कर दिया उन्होंने, एंड लैम्डा इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 180 है, तो हमको बकलिंग स्ट्रेस निकालना है। हमको पता है बकलिंग स्ट्रेस यानी FCR क्या होता है, ये होता है पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने रख दिया है, आप वैल्यू सॉल्व करके बताएंगे। पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन 180 का स्क्वायर। तो जरा निकाल के मेरे को FCR की वैल्यू बताइए। तो आप मेरे को आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ रहा है बताइए जरा मेरे को। बहुत अच्छे मनीष, वेरी गुड। सातवें का सी आ रहा है, बहुत अच्छे। मैक्सिमम कौन कौन आंसर किया है सबसे पहले? अजीत, वेरी गुड। प्रियंका, गुड। स्वाति, ठीक है। मनीष, राकेश, बहुत अच्छे। आराधना, ठीक है, वेरी गुड। तो 60.92 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 60.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए जरा ध्यान से देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। What is the value of design compressive strength of an axially loaded short column if its effective area is 2000 and value of design compressive stress is 150? तो सिंपल सा है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। ठीक है, एरिया कितना है? 2000, स्ट्रेस कितना है? 150। आंसर किस में आएगा? न्यूटन में। तो 150 इंटू 2 तो
300, एक जीरो और तो 3000 किलो न्यूटन, तो 3000 है आंसर में। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया गया। हाँ सॉरी, एक मैंने जीरो ज़्यादा यूज़ कर दिया। 300, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 300 किलो न्यूटन। ठीक, बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन आई सेक्शन इलेक्ट्रिक पोल of length L fixed at the base and carrying the wires parallel to the road, ठीक है, the effective length is perpendicular direction। क्या होगा बताइए जरा, जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो तो एक एंड तो फिक्स बोला ही है इसने, एक एंड तो फिक्स बोला ही है, दूसरे एंड से वायर्स गई हैं, तो वायर्स का मतलब क्या हो गया कि ये हिंज है, तो एक एंड फिक्स है एक एंड हिंज है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.8L हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया। 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन डाला था मैंने। ठीक है, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, मैं गेट में था, आई थिंक 2017 में आया था, मैं खुद ए लगा के आया था। देन मेरे को पता चला कि अच्छा जब इलेक्ट्रिक पोल गुजरता है और वायर्स होती हैं उसमें, तो वायर्स के केस में यह हिंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ओ भाई कितना बड़ा टाइप कर दिया इन्होंने, बेमन से काम कर रहा है कि आजकल ये लोग। चलिए क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर लोकल कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। नंबर 1, लोकल सेक्शन फेलियर इज यूजुअली एनकाउंटर्ड इन द केस ऑफ शॉर्ट। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। आइए सर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए था लेकिन उन्होंने डाल दिया है, तो मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। पहला पार्ट ये कह रहा है कि आप बताइए कि जब कभी भी सेक्शन की लंबाई कम रहेगी तो उसमें शॉर्ट स्टॉकी फेलियर होगा, यानी क्रशिंग वैल्यू, क्रशिंग फेलियर देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे सेक्शन की लंबाई कम होती है तो उसमें क्रशिंग फेलियर होता है। तो हमारा 1 हो गया सही। शॉर्ट स्टॉकी फेलियर मतलब क्या कि क्रशिंग फेलियर होगा। दूसरा क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एंड सेक्शन रीच अंडर कंबाइंड एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग गवर्न्स द फेलियर। मतलब कि किसी भी सेक्शन में अगर जो लोड है वह उसके एक्सियल या बेंडिंग स्ट्रेंथ को पार कर जाए तो वहां फेलियर होगा। तो हाँ जाहिर सी बात है, किसी भी स्ट्रेंथ को पार कर जाएगा तो फेलियर तो होना ही है। तो सेकंड भी सही हो गया। फिर क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेक्शन में बी गवर्न बाई द प्लास्टिक बकलिंग, प्लास्टिक कॉम्पैक्ट एंड सेमी कॉम्पैक्ट या सेक्शंस। मतलब क्या है कि हमारा जो फेलियर है वह सेक्शन के टाइप पर निर्भर करता है कि वह प्लास्टिक सेक्शन है, सेमी प्लास्टिक है, वो नॉन कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, क्या है। तो हाँ ये भी सही बात है कि हमारे टाइप ऑफ सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो हो गया 10वें का सी। ठीक है, बताइए क्या ये समझ में आया आपको, बताइए क्या समझ में आया। हाँ बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन बहुत हैवी बना दिया, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड यूज कर दी है, लेकिन है इसका मतलब बहुत सिंपल सा। अगर आपने ध्यान सुना होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बैटन प्लेट्स। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन लगेगा। क्या कह रहा है देखा जाए, दीज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फ्लैट प्लेट्स कनेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्टअप। सही बात है, जब हम बैटन प्लेट्स लगाते हैं तो उसमें फ्लैट प्लेट्स का यूज करते हैं, तो पहला तो सही हो गया। फिर क्या कह रहा है, दीज आर यूज्ड फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग। नहीं अभी समझाया आपको, अच्छा रिपीट करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बैटन प्लेट्स जो होते हैं वो ट्राई एक्सियल लोडिंग या इसेंट्रिक लोडिंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया, भाई ये गलत हो गया। द डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम एंड द डिजाइन ऑफ बैटन इज गवर्न बाय द आईएस रिक्वायरमेंट। सही बात है, जो बैटन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे आईएस कोड में दी गई है। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले वाले में दिक्कत है, कह रहा है पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि जब कभी भी सेक्शन की लंबाई कम होगी तो सेक्शन की लंबाई कम होने में उसमें क्रशिंग फेलियर देखने के चांसेस होंगे, तो क्रशिंग में फेल करेगा। सही बात है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो हमारे कॉलम है उस पर एक्सियल या बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हो रहा है, अगर वह स्ट्रेंथ या सेफ लिमिट को पार कर जाए तो उसका फेलियर हो जाएगा। सही सी बात है, अगर स्ट्रेस कभी भी लिमिट को पार कर जाएगा तो फेलियर हो ही जाना है। तीसरा कह रहा है कि किसी भी सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो उसके क्रॉस सेक्शन के टाइप यानी प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और स्लेंडर कॉलम के नेचर पर डिपेंड करती है। तो ये भी सही हो गया। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जरा आप आंसर करो इसका, आप आंसर करिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर।
ठीक है। स्टील कॉलम इज रिस्ट्रेंड अगेन बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एंड वन एंड, यानी एक एंड फिक्स है, एंड रीस्ट्रेंड ओनली अगेंस्ट रोटेशन बट फ्री फॉर द ट्रांसलेशन, ठीक है, यानी कि रोलर है, तो एक एंड पे फिक्स है, दूसरे एंड पे रोलर है। क्या होगा आंसर? 12वें का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दिनेश, वेरी फास्ट। 12वें का क्या होगा हमारा? 1 एंड 1.2 होगा। आपको अभी पढ़ाया है कुछ देर पहले कि एक एंड अगर फिक्स हो, दूसरा एंड अगर रोलर हो, तो हमारा 12वें का ए यानी कि 1 एंड 1.2 हो जाता है। आगे वाली वैल्यू थ्योरेटिकल है, पीछे वैल्यू आपकी क्या है? रिकमेंडेड है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? M50 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब हैज अ रेडियस ऑफ गायरेशन 20 mm। अब M50 से आपको लेने देना नहीं है, ये मैकेनिकल के बच्चे जाने, ठीक है। हम लोग को ये जानना है बस कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कितनी है? वो 20 mm है। द अनब्रिज्ड लेंथ अप टू विच द ट्यूब कैन बी यूज्ड एज अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। जरा इसका आप आंसर करने का प्रयास करिए। आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होना चाहिए? बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, नाइस दिनेश, इंप्रेसिव। देखिए अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे एज अ कंप्रेशन मेंबर बात करेंगे, तो कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग के लिए हमको नहीं पता है कि लोड कॉम्बिनेशन कौन सा आ रहा है। जब हमको नहीं पता है लोड कॉम्बिनेशन कौन सा आ रहा है, तो जो सबसे खतरनाक वाला लोड कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करो। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्रेशन मेंबर के लेंथ और बकलिंग इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और हमको पता है कि सारे कंप्रेशन मेंबर में सबसे खतरनाक जो कॉम्बिनेशन है वो है डेड लोड और लाइव लोड का। इसी वजह से उसका स्लेंडरनेस रेशियो सबसे कम है, यानी कि जो स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल्स टू 180 है। इसके लिए हम बात करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्रेशन मेंबर के लिए उसकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो लैम्डा की वैल्यू 180 हो गई, तो एल ई अपॉन आर हो गया, यानी कि एल ई अपॉन 20 हो गया। तो 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 3600 mm, और 3600 mm मतलब क्या हो गया? 3.6 मीटर, ठीक है। बहुत अच्छे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जरा। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल सेक्शन इन अ बिल्ट अप कॉलम? अभी बताया आपको, अभी आपको जब मैं लेसिंग पढ़ाना शुरू किया तो मैं बिल्ट अप कॉलम के बारे में आपको बताया, ठीक है। पहले ए बी सी डी चारों पढ़िए और तुरंत आप इसका आंसर कर लोगे, अगर आपने सुना होगा मैंने क्या कहा है। अगर आपने मेरे एक्सप्रेशन को ध्यान सुना होगा तो आप कर लोगे। मैं हट जा रहा हूँ किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे आप। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन 14 का आंसर बाकी लोग बताओ, क्या हो गया? सो गए? ठीक है, वेरी गुड। अभी मैंने आपको बताया कि बिल्टअप कॉलम ऐसे कॉलम्स होते हैं या बिल्टअप सेक्शन ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि हैवी लोड को सहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि मेजर और माइनर दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे? सेम रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने अभी एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो आप कर ले जाओगे आंसर, और ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। Which type of buckling of axially loaded compression steel member occurs when the torsional rigidity of the member is smaller than bending rigidity? बताइए जरा क्या होगा आंसर? टॉर्शन में कमजोर है, बेंडिंग में स्ट्रांग है, क्या होगा आंसर? बहुत अच्छे, 15वें का क्या होगा? सी होगा, टॉर्शनल बकलिंग। जब कभी मैं टॉर्शन में वीक होगा, बकलिंग में स्ट्रांग होगा, तो टॉर्शनल बकलिंग होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा, पढ़िए आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद आंसर करिए। ए बी सी डी में से क्या होगा आपका आंसर? In the case of structural steel section, the minimum ratio of thickness of the element in compression member is used to prevent। हम compression member में जो भी थिकनेस की, लेंथ की, इन सब की जो मिनिमम वैल्यू है वो डिसाइड करते हैं, किसके लिए करते हैं? जाहिर सी बात है, मैंने बताया अभी आपको कुछ देर पहले कि जो कॉलम होता है, कॉलम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो उसका स्टेबिलिटी होता है, यानी बकलिंग होता है, और यहाँ पे आंसर दिया है बकलिंग, तो आंसर हो गया हमारा 16वें का सी। बहुत इजी गोइंग। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप पढ़ेंगे, आप आंसर करेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। जनरली द स्टील कंप्रेशन मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू एंगल बैक टू बैक शैल बी करेक्टेड बाय रिवेट और वेल्डिंग एज पर IS 800।
इफ द थिकनेस ऑफ दिस मेंबर इज अप टू 16 mm देन द मिनिमम डायमीटर ऑफ द रिवेट शैल बी। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तू बता सकता है क्या? सोलह एम बताइए। बहुत अच्छे, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। चलिए, तो एक तरफ हम बात करते हैं किसका, थिकनेस ऑफ दिस मेंबर इज अप टू दिस, देन डायमीटर ऑफ द रिवेट निकालना है। तो एक तरफ हम रखते हैं थिकनेस, एक तरफ रखते हैं हम डायमीटर। 0 से 10 mm की जब थिकनेस है तो डायमीटर कितना रखते हैं, तो बता सकता है? डायमीटर रखता है 16 mm। ठीक है, बहुत लोग आंसर कर भी दिए हैं। जब हमारा प्लेट की थिकनेस 10 से 16 mm होती है तो ऐसे प्लेट को जोड़ने के लिए जिस रिवेट का यूज करते हैं उसका जो मिनिमम डायमीटर होता है वो होता है 20 mm। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने दो एंगल को आपस में जोड़ा जिनकी थिकनेस 16 mm है। अब इन प्लेट को जोड़ने के लिए जो रिवेट यूज करोगे उसका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए। ठीक है, उनविन फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल भी सकते हो। ठीक, तो अगर थिकनेस प्लेट की 0 से 10 mm है तो इन प्लेट को जोड़ने के लिए हम जो डायमीटर ऑफ रिवेट यूज करेंगे वो होगा 16 mm। अगर हमारा 10 से 16 mm है थिकनेस तो इनको जोड़ने के लिए हम जिन रिवेट का यूज करेंगे वो होगा 20 mm। और अगर हमारा ग्रेटर देन 16 mm है तो इनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा आपका 22 mm। वेरी गुड। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 22 mm। तो अभी फिलहाल हमारा 16 mm का क्वेश्चन है तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 mm। ठीक है, तो टेबल यहाँ पे अटैच है, आप इसको याद रखना। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन का मतलब था कि अगर हमने सर्टेन थिकनेस का प्लेट यूज किया है तो उसको जोड़ने के लिए रिवेट कितना यूज करेंगे, इसको निकाले है हमने अनविन फार्मूला से। आप रख करके सबको चेक भी कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका पूरा का पूरा टेबल यूज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का मुझे सही आंसर चाहिए। नया डेटा है, हाँ याद कर सकते हैं आप इसको नया डेटा की तरह। ठीक है, बाकी अनविन फार्मूले से निकाल भी सकते हैं राकेश। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा पढ़ेंगे और मेरे को आप आंसर बताएंगे कि भैया आंसर क्या आया है। बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने ऐसा सही किया है। हाँ, थोड़ा सा कम कर देते हैं राकेश। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू को कम करके यूज किया जाता है क्योंकि 25 एम का आता नहीं ना है रिवेट, आपको याद होगा बताया था हमने। ठीक है, हाँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ बात कर रहे हैं क्या, अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड फ्रॉम द इम्पोस्ट लोड। तो डेड और इम्पोस्ट की वजह से आता है 180। ठीक है, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्शनल बकलिंग, तो ये कितना हो जाएगा 300। फिर क्या, मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, क्या हो जाएगा 400। अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस, कितना हो जाएगा 350। तो 4312, 4312 हमारा हो गया आंसर यहाँ पे क्या, बी। पूरा आपका टेबल यूज हो गया यहाँ पे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए जरा, फाइंड आउट द वर्किंग स्ट्रेस इफ द कॉलम स्टील कॉलम कैरीज अ लोड ऑफ 1.6 मेगा न्यूटन विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 5 एंड द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर स्टील इज 472 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपकी स्किल यहाँ यूज होगी न्यूमेरिकल की। 19वें को आप सॉल्व करेंगे और मेरे को आप बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेंगे, आप कर ले जाओगे। अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है, वर्किंग स्ट्रेस पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है, वर्किंग स्ट्रेस पूछा, तो वर्किंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा जो कि है 472 अपॉन 5, ये आएगा 94.44। आंसर हो गया हमारा 19वें का सी। बहुत लोग आंसर कर भी दिए हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। पहले आपको ट्राई करते हैं, आप ऐसा करिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहा है। इक्वल एंगल स्टार सेक्शन शोन इन द फिगर एज डिजाइन कंप्रेशन मेंबर
गवर्निंग इसमें एक्सिस कौन सा होगा, गवर्निंग एक्सिस कौन सा होगा बताइए जरा। गवर्निंग एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अबाउट फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, वैसे आपके पास टेबल में भी होगा ही, ठीक है। ये आपका यू यू है, ये आपका वी वी है, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है। गवर्निंग एक्सिस वह एक्सिस होता है जिस पर फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? फंस गए? हाँ, ये कुछ लोग का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे, कुछ लोग कर रहे हैं सही आंसर। हाँ, यहाँ होगा वीवी आंसर। क्यों होगा वीवी आंसर? अगर आप देखोगे तो वीवी के अलोंग मास सबसे कम है, वीवी के अलोंग मास सबसे कम है, और जिसके अलोंग मास सबसे कम होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे कम होता है। जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे कम होता है उसका स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज्यादा होता है। जिसका स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज्यादा होता है वहां पे बकलिंग की वजह से फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? वीवी। क्यों हो गया वीवी? क्योंकि इसके अबाउट मास सबसे कम है, तो इनर्शिया सबसे कम होगा, इनर्शिया सबसे कम होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे कम होगा। दैट्स व्हाई फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। द बकलिंग स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन स्टील मेंबर इज। सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ जरा क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? जो हमारा बकलिंग स्ट्रेस होता है, आप जानते हैं बकलिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर के हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, और ऑप्शन हो गया डी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। फॉर अ स्टील कॉलम ई इक्वल्स टू 2 × 10⁵ एंड लैम्डा इज 180, तो आप निकालें। ये शायद क्वेश्चन हो गया ना हम लोग का, ये दो बार टाइप हो गया क्या? चलिए सॉल्व करिए, पता ही चल जाएगा। 61 है ना? हाँ, ये हो चुका है, अभी हमने किया था ना कुछ देर पहले ही। बकलिंग स्ट्रेस मेरे ख्याल से दो बार आ गया है। एफ सी आर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है, ठीक है। उस आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे और 61 हमारा आ जाएगा। किया था अभी कुछ देर पहले हम लोग ने, 60 पॉइंट समथिंग आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बताइए जरा क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन हैज द हाईएस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। भाई सोम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पूरा प्योर सोम का क्वेश्चन है। बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहा है, याद रखना। रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे बढ़िया किसका होगा? जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे अच्छा होगा वही टॉर्शन में सबसे स्ट्रांग होगा। आपको हिंट दे दिया मैंने, इनमें से टॉर्शन में सबसे स्ट्रांग जो होगा वही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन में सबसे स्ट्रांग होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सुनील, वेरी गुड। अजीत बहुत अच्छे। क्या होगा आंसर? टैबुलर सेक्शन। टैबुलर सेक्शन में चूंकि सारा मास सेंटर से दूर होता है, इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। आपको पता होगा कि सेंटर से जितनी दूर मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा क्या? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? ठीक है, आपको बताया था और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज किया है मच स्मॉलर, काफी छोटा, तो इसका काफी सिग्निफिकेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्वाति। तो आपने सॉइल पढ़ी अच्छे से। पिलर एंड बेरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विथ कॉलम स्प्लाइस, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ऊपर की तुलना में नीचे के कॉलम क्या है, बड़े हैं, तो कॉलम स्प्लाइस और हमारा फिलर प्लेट तो यूज होगा ही, लेकिन काफी अंतर है। और काफी अंतर इसमें मच स्मॉलर, काफी छोटा है, तो काफी छोटा होने से वहां पे स्ट्रेंथ में कमी आएगी, और इस स्ट्रेंथ की कमी को पूरा करने के लिए हम बेरिंग प्लेट्स का भी यूज करेंगे। तो फिलर, बेरिंग एंड कॉलम स्प्लाइस इसका हो जाएगा आंसर। अगला सेक्शन बहुत आसान, क्या कह रहा है? इन केस ऑफ स्टील कॉलम सेक्शन व्हाट इज फिलेट। फिलेट का मतलब क्या होता है बताइए।
ठीक है, क्या होता है फिलेट का मतलब, जैसे मान लीजिए ये मेरा आई सेक्शन है, इसी को बोलते हैं फिलेट, इसको क्या बोलते हैं फिलेट। और फिर ये क्या हो गया, फ्लेंज और वेब का कनेक्शन। तो फ्लेंज और वेब का जो जंक्शन है वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा फिलेट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ नया डेटा वैसे अब नहीं यूज करते हैं, 1984 का डेटा है ये, बट स्टिल रैंकाइन कांस्टेंट फॉर माइल्ड स्टील कॉलम विथ बोथ एंड्स हिंज। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए है। हाँ, 1/7500 पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए 7500 होता है, 1600 आपका होता है किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए, रॉड आयरन के लिए होता है 9000। ठीक, और 750 होता है आपका टिम्बर के लिए। ठीक है, बताइए होगा आपको। क्या होता है, ये होगा आपका माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, भी यही पूछा है। हाँ, सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बाकी लिख लेते हैं। ये हमारा किसके लिए होगा, ये होगा हमारा कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, कोई क्वेरी क्वेरी है क्या, नहीं क्वेरी, ठीक है। हाँ, अरे सॉरी, 9000 है ना। ये होगा आपका रॉड आयरन के लिए, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, डक्टिलिटी ज़्यादा होने पे वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन की बढ़ जाएगी। ये आपका हो जाएगा कास्ट आयरन की, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग टिम्बर का। ठीक है, चलिए किसी को क्वेरी भी नहीं है, वेरी गुड। ठीक, तो आप चाहो तो इस डेटा को याद करके लिख भी सकते हो नोट्स में। चलिए, बहुत अच्छे। वेब क्रिपलिंग जनरली ऑकर्स एट पॉइंट वेयर, ये आपको पढ़ाया हुआ चैप्टर नंबर 1 में, जहां कहीं भी कंसंट्रेट लोड बहुत ज्यादा होता है वहां पे वेब क्रिपलिंग आती है, याद है, पढ़ाया आपको क्वेश्चन नंबर 27, कुछ कुछ याद आ रहा है। वेब क्रिपलिंग, वेब क्रशिंग सब याद दिलाया था। ठीक है, वेब क्रिपलिंग, वेब क्रशिंग आपको याद दिलाया था। क्या हो गया हमारा आंसर, जहां कहीं भी क्या होगा, जहां कहीं भी कंसंट्रेटेड लोड बहुत ज्यादा आएगा वहां पे वेब क्रिपलिंग, और भी ज्यादा हो गया तो वेब क्रशिंग होने के चांसेस हैं। अभी हम लोग जब प्लेट गर्डर पढ़ेंगे तो वहां इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। बताइए जरा, लेसिंग के लिए जो हमारा एंगल है वो कितना होना चाहिए, लेसिंग के लिए हमारा एंगल, क्वेश्चन नंबर 28, लेसिंग के लिए एंगल कितना होना चाहिए, बताइए। 28 का आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 28 का आंसर क्या होगा, सी होगा। सबका आंसर सही है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स में अ स्टील ट्यूबुलर हिंज स्ट्रट फेल। भाई बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और सोम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई मुझे इसका आंसर बताएगा, थ्योरी ऑफ फेलियर आपने सोम में पढ़ा होगा तो वहां के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। कोई दे सकता है इसका आंसर, 29, किसका किसका आंसर आ रहा है 29 का, दिनेश का आ गया, बहुत अच्छे। बाकी लोग, ये दिनेश का नेट तेज चल रहा है, बाकी लोग स्लो क्यों चल रहे हैं। स्वाति का आंसर आया है, ठीक है, बताइए। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। और इसको कैसे हमने सॉल्व किया, इसका बहुत छोटा सा तरीका है। यहाँ पे बात बात किया ट्यूबलर की। तो ट्यूबलर किस में स्ट्रांग होता है, तो ट्यूबलर स्ट्रांग होता है टॉर्शन में। और अगर कोई चीज टॉर्शन में स्ट्रांग है तो बेंडिंग में अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अगर टॉर्शन में स्ट्रांग है तो बेंडिंग में अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। यानी टॉर्शन और बेंडिंग में तो फेल वो नहीं करेगा, इसमें और इसमें तो फेल नहीं करेगा। तो फिर फेल किस में करेगा, बचे हुए में, 1, 3 एंड 5। तो ट्यूब हम जानते हैं कि स्किन बकलिंग को लोकल बकलिंग कहते हैं, ये अपना नया नया फैंसी टर्म निकालते हैं। ठीक है, लोकल बकलिंग होता है। ठीक, तो 1, 3 एंड 5 हो जाएगा, बहुत अच्छे। आखिरी क्वेश्चन बताइए और चला जाए, आप सोया जाए आराम से। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए जरा, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा, ए बी सी डी।
कई लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, सी होगा, बहुत बढ़िया। 40 से 70 के बीच में रखते हैं, और अगर ये एंगल हम मेंटेन नहीं करेंगे तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, लेंथ थोड़े ज़्यादा हो जाएगी। लेंथ क्यों ज़्यादा हो जाएगी, जब चौड़ाई में यूज़ कर रहे हैं तो हमारा बार की लेंथ क्यों ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो इतने से इतना ही तो आएगी, वेरी लार्ज कहाँ हो जाएगी, ठीक है, नहीं होगी वेरी लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 30 का क्या हो जाएगा, सी। और इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना क्या, हमने अपना कंप्लीट कर लिया कॉलम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं नहीं गया क्योंकि आप लोग की क्लास लेनी थी, किसी एक को रुकना पड़ता, क्योंकि भाई सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहा जब किसी को रुकना है तो मैं ही रुक जाता हूँ, इसी बहाने स्टील पढ़ा लेंगे, तो आज दो दो क्लास ले लेंगे, ठीक है। अच्छा खासा पनीर छूट गया मेरे हाथ से, मस्त आराम से नान पनीर खा रहा होता मैं इसमें बैठ करके। चलिए ठीक है, तो ओके ठीक है, आराम करिए आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस, एंड उसके साथ स्टार्ट करेंगे, अगर समय बच गया तो फिर क्या हो गया कि हम लोग पढ़ लेंगे स्टील बीम्स। तो कल 2 चैप्टर हो सकते हैं। चलिए, सुन के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, गुड नाइट सबको, आराम करिए, रेस्ट करिए, मिलते हैं कल हम लोग शाम को। कल क्लास आपकी 5 से 7 रहेगी, इससे पहले आप चले जाओ, मैं बता दूं कल आपकी क्लास 5 से 7 ही रहेगी, अपने ओरिजिनल टाइम पर ही, बस आज ही डिस्टर्ब हुई थी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।